नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है मताए दिल और ये एक कंप्लीट नावल है। इसके अलावा मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को क्यों नहीं दे पा रही। एक्चुअली पता नहीं, मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है आजकल, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। शायद मैं टाइम नहीं निकाल पा रही इस काम के लिए, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक दिन का भी गैप ना दूँ और कंटिन्यूसली नावल्स प्रोवाइड करूँ। और जो इस चैनल पर नावल्स मैं प्रोवाइड करूँगी वो कंप्लीट नावल्स होंगे और उनके एपिसोड्स नहीं हुआ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक एपिसोड, 2 या 3, इससे ज़्यादा एपिसोड्स नहीं हुआ करेंगी। ये शॉर्ट नावल्स हुआ करेंगे। और अगर आप लोगों ने लॉन्ग नावल सुनने हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर मैं लॉन्ग जो नावल्स होते हैं वो प्रोवाइड करूँगी और वो एक दिन में एक एपिसोड या 2 एपिसोड्स आया करेंगी। समटाइम्स ऐसे होता है कि गैप बहुत आ जाता है एक नावल ख़त्म होने के बाद, दूसरा नावल जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाती मैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं 10 दिन का भी गैप लूँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलरेडी मैंने इतनी वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाती। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करके रखना। जब भी ज़्यादा वीडियोस होती है तो मैं आप लोगों को ज़्यादा दे देती हूँ। मतलब अगर मैं 2 वीडियोज़ एक दिन में करती हूँ तो वो दोनों की दोनों ही मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो ये थोड़ा सा है मेरा चल रहा सिस्टम, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को टाइम से और अच्छे नावल्स प्रोवाइड करूँ। और ये भी होता है कि मैं समटाइम्स नावल रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जैसे कि आज सुबह मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और 13 मिनट की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो अज़ान आने लग गई तो फिर मैं चुप हो गई। तो मैंने कहा मैं देखूँ तो सही कि आगे स्टोरी में क्या होता है। तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा देखती देखती एंड पर स्टोरी पता चली कि वो थोड़ी अजीब सी थी, उसकी एंडिंग मेरे अकॉर्डिंग सेटिस्फाइंग नहीं थी। तो फिर मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। 13 मिनट के बाद उसको मैंने पढ़ा ही नहीं कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उसको वहीं पर स्किप कर दिया। तो फिर अब यही ऐसे ही होता है कि समटाइम्स आप लोगों को मतलब देखना पड़ता है कि आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरे खुद के टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर नावल नहीं है तो फिर मैं नहीं प्रोवाइड करती। मेरे चैनल पर ऐसा कोई नावल नहीं है जिसकी हैप्पी एंडिंग ना हो। सब हैप्पी एंडिंग्स नावल हैं और मुझे हैप्पी एंडिंग ही पसंद है। मुझसे ये दुखी रोते धोते नावल्स नहीं पढ़े जाते। मैं जब भी नावल्स पढ़ती हूँ अगर कोई इमोशनल सीन हो तो मैं खुद भी रोने लग जाती हूँ, और कोई हंसने वाला हो तो मैं खुद हंसती हूँ। मुझे अच्छा लगता है हंसना। ज़िंदगी इतनी टफ हो गई है, इतनी मुश्किल में होती है, तो अब क्या ज़रूरत है कि हम लोग इस तरह से ही करें और इस तरह से ही फिर इस तरह के नावल्स पढ़ें जो हमें मज़ीद डिप्रेस्ड कर दें। तो फिर मैं वैसे नावल से अवॉइड करती हूँ। तो आइए आज के इस नावल को स्टार्ट करते हैं। होप सो कि ये हैप्पी एंडिंग नावल ही हो, क्योंकि मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा तो है कि ये हैप्पी एंडिंग नावल ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस नावल को। वो रात के उस पहर जाए नमाज पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तहज्जुद पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए थे। उसे दुआ में क्या मांगना था वो नहीं जानती थी। वो उस वक्त जाए नमाज पर क्यों थी वो ये भी नहीं जानती थी, मगर वो ये जानती थी कि यही वो रास्ता था जिस पर चलकर वो सुकून की दौलत हासिल कर सकती थी। दुआ मांगते वक्त एक लफ्ज़ उसकी ज़बान से अदा नहीं हुआ था, मगर कभी कभी एक आंसू भी तो दुआ बन जाता है। मांगने वाला ये नहीं जानता कि वो क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। जिससे मांग रहा होता है वो ज़रूर बाखबर होता है। तहज्जुद अदा करके वो सूरत यासीन पढ़ने लगी थी। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे फरमाता है कि हो जा, तो वो फ़ौरन हो जाती है। सूरह यासीन बमा तर्जुमा पढ़ते वो अब आखिरी आयत पढ़ रही थी, मगर न जाने एकदम क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रोने लगी। टीचर्स का मखसूस गाउन पहनते हुए वो तेज़ी से क्लास में दाखिल हुई। आज यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन था। उसे देखते तमाम स्टूडेंट्स को जैसे सांप सूंघ गया। वो इतनी यंग टीचर का तसव्वुर नहीं कर रहे थे। एमबीए की उसकी पहली क्लास थी और उस नए सेमेस्टर का भी पहला दिन था। हानिया मुराद, एमबीए फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन HRMS फ्रॉम लम्स इन मार्केटिंग। तो कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम किया है और अब आप लोगों के साथ हूँ। यहाँ मुल्तान आए सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ है। आप लोगों को मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट और HRM पढ़ाऊँगी। अब मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे लिए अच्छे स्टूडेंट साबित होंगे। आप लोग अपना तारुफ़ करवाइए। उसने अपना तफसीली तारुफ़ करवाते हुए कहा था। तमाम स्टूडेंट्स के चेहरों पर एक खुशगवार मुस्कुराहट उभर आई। सब ने आहिस्ता आहिस्ता अपना तारुफ़ करवाया था।
मैम क्या कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? सब तारुफ हो जाने के बाद मिकाल ने उससे कहा था। ज़रूर। आप इतनी यंग लगती हैं, अगर आप हमारे दरमियान आकर बैठ जाइए तो पता ही नहीं चले कि आप लेक्चर आ रहे हैं। मिकाल की बात पर जैसे पूरी क्लास में खिलखिलाहटें बिखर गई। खुद हानिया भी बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। 22 साल की उम्र में अपना फर्स्ट MBA क्लियर किया था। इसके बाद कुछ अर्सा जॉब और फिर 25 साल में मैंने अपना MS मुकम्मल कर लिया था। पिछले 4 साल से मैं पंजाब में ही हूँ। दोस्ताना अंदाज में वो उनको बताते हुए बेहद अच्छी लगी थी। तमाम लड़के लड़कियाँ उसे पसंदीदगी की निगाहों से देख रहे थे। वो काफ़ी मगन अंदाज में चलता ही जा रहा था जब अचानक कुछ देख कर ठठक कर रुक गया। उसकी नज़रें उसे देखकर साकित हो गई थी। वो वैसे ही थी जैसे 5 साल पहले थी। उसे लगा जैसे शायद आज भी वहीं खड़ी है जहाँ उसने उसे छोड़ा था। पाँव में अंगूठे वाली चप्पल, स्काई ग्रीन कलर की शलवार कमीज़, शायद शर्ट पर कोई प्रिंट भी था जो काली चादर की वजह से छुप गया था। नाक में दबी सफ़ेद नग वाली सोने की लौंग वो सामने से चलती हुई आ रही थी और हाथ में पकड़े जूस के टन से हर थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप भरती और हर शॉप के बाहर रुककर शीशों के पार चीज़ें देखती। वो शायद विंडो शॉपिंग कर रही थी क्योंकि उसके हाथ में कोई भी शॉपिंग बैग मौजूद नहीं था। वो उससे चंद कदम के फासले पर रुककर किसी दुकान के बाहर खड़ी गोल्ड की कोई चीज़ देख रही थी। देखते ही देखते उसकी नज़र सामने पड़ी और फिर वहाँ से वापस नहीं आ सकी थी। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तक का सफ़र उसने अपनी तकलीफ़ दे सोचों की हमराही के साथ तय किया था। हॉस्टल पहुंचते ही उसे अम्मी की कॉल मौसूल हुई थी। वो ज़हनी तौर पर इतनी थकी हुई थी कि अभी किसी बात का जवाब देने के मूड में नहीं थी, इसलिए खैर खैरियत बताने के बाद फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया था और सीढ़ियाँ चलती अपने रूम में आ गई। ये एक पुराने तर्ज का बना हुआ काफ़ी बड़ा बंगला था जिसे एक बेवा औरत ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना दिया था। वो फ़ौरन खाना खाने चल दी क्योंकि 3 बजे उसे एक दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहुंचना था जहां 2 घंटे की क्लास का उसे बेहतरीन मुआवजा मिलता था। उसके बाद शाम में एक बिज़नेस इंस्टीट्यूट जाती जहाँ से वो रात 8 बजे जब वो वापस आती तो बेहद थकी हुई होती, मगर सोचें और यादें थी कि पीछा ही नहीं छोड़ती। यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में खाना खाते, पढ़ाते, ड्राइंग करते, हर जगह वो कहीं नहीं था मगर वो हर जगह था। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते उसे तकरीबन 4 माह से ज़ायद का अरसा हो गया था। स्टूडेंट्स के दरमियान वो एकदम मशहूर हो गई थी। उसका पढ़ाने का अंदाज़, उसका खलूस, उसकी आदत वो जैसे सबकी पसंदीदा बन गई थी। रोज़ की मामूल की तरह उस दिन भी क्लास में एक मौजू पर बहस छिड़ गई थी और हमेशा की तरह बहस का आगाज़ मिकाल ने किया था। मैम, क्या ये ज़रूरी है कि ज़रूरत ही किसी चीज़ के ख़रीदने का पहला स्टेप हो? एक इंसान उस वक्त भी तो कोई चीज़ ख़रीद सकता है जिसका उसे दिल चाहे। उसने अचानक सवाल किया था। चंद लम्हे क्लास में खामोशी रही, फिर अचानक राबेल बोल पड़ी। तो जब तक ज़रूरत का पता नहीं चलेगा तो एक प्रोडक्ट क्यों ख़रीदेगा? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको भूख लगी और आप खाने की बजाय आइसक्रीम खाकर अपनी भूख ख़त्म करो। हाँ, मगर बाज़ चीज़ें इंसान अपनी सिर्फ पर्सनल इंजॉयमेंट की वजह से भी ख़रीदता है। मिकाल ने अपनी बात पे जोर दिया था। बाकी क्लास खामोशी से उनकी बहस सुनती रही थी। ये रोज़ का मामूल था। वो दोनों किसी बात पर एक दूसरे से मुत्तफ़िक़ नहीं होते थे, मगर ये बहस सिर्फ क्लास की हद तक थी। क्लास के बाहर वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ थे। क्लास में लड़ाई के बावजूद हानिया समझ गई थी कि उनके बीच क्या मामला है, मगर आज तक उन दोनों के बीच ऐसा कोई चक्कर नज़र नहीं आया जिस पर किसी टीचर किसी और को कोई शिकायत होती। बहस के बाद आखिर में हानिया ही दोनों को चुप कराती, मगर आज एक काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ हुई थी। मिकाल की बात सुनकर न जाने राबेल को क्या हुआ, वो चिल्ला उठी। ओके, तुम सही मैं गलत, बात ख़त्म करो। मैं तुम्हारे साथ फजूल बहस करना ही नहीं चाहती क्योंकि तुम कभी भी मुझे सही कहते ही नहीं, हमेशा मेरी बात से डिनाई करते हो। राबेल की बात सुनकर पूरी क्लास को एकदम सांप सूंघ गया था। मिकाल का चेहरा खफत के मारे सुर्ख पड़ गया था। उसने अपना चेहरा नीचे बुक पर जमा दिया। हानिया ने चाहा कि राबेल को डांटे, मगर कुछ सोचकर वो खामोश हो गई थी। उसने राबेल को अकेले में समझाने का फैसला किया था। वो दोबारा लेक्चर की तरफ मुतवज्जो हुई। लेक्चर देते वक्त भी उसने राबेल को बहुत गौर से देखा। उसे वो काफ़ी परेशान और उलझी हुई लगी थी। अपनी नोटबुक पर लिखने के साथ साथ वो गाहे बगाहे मिकाल की तरफ देख रही थी। राबेल थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी आंखें टिश्यू से भी साफ कर रही थी। वो समझ गई कि मसला उन दोनों के दरमियान हुआ है। लेक्चर का टाइम ख़त्म होने के बाद हानिया ने राबेल को स्टाफ रूम में बुलाया क्योंकि उस वक्त वहाँ किसी के होने का इम्कान नहीं था। अब बताओ राबेल, तुम्हारे साथ क्या मसला है? राबेल को अपने सामने कुर्सी पर बिठाने के बाद उसने पूछा था। कुछ नहीं मैम। उसकी नज़रें नीची थी मगर चेहरा मुतर्रम था।
अगर कुछ नहीं है तो तुमने मिकाल की बात पर इतनी बुरी तरह रिएक्ट क्यों किया? उसकी इंसल्ट की है तुमने। मैम, मिकाल भी तो हमेशा मेरी हर बात से डिनाई करता है, कभी मेरी बात से राज़ी नहीं होता। पहली बात यह है कि मार्केटिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सब अपनी अपनी राय दें, गलत हो या दुरुस्त हो, सबके अपने आइडियाज़ होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि सब एक ही बात पर मुत्फिक हो, आखिर में नतीजा तो मुझे ही देना होता है ना। और दूसरी बात, मैंने अपनी क्लास में दोस्ताना माहौल रखा हुआ है, क्योंकि मैं मजमून को खुश करके नहीं पढ़ा सकती। और आज तक जितनी भी डिस्कशन हुई है, कभी तल्ख बात या ज़ातियात की बात नहीं हुई, मगर आप आज बहुत बदतमीज़ी पर उतर आई थी। सॉरी मैम, मैं मिकाल से भी एक्सक्यूज़ कर लूँगी, उसने धीमे लहजे में माजरत की थी। क्या कोई परेशानी है तुम्हें राबेल? हानिया ने उससे पूछा था। नहीं मैम, कोई परेशानी नहीं है। उसने नज़रें उठाकर हानिया को देखा था और वही लम्हा था जब उसने राबेल की आंखों में लिखी तहरीर पढ़ ली। शिकवा, रंज, सदमा, पछतावा, न जाने क्या क्या ना था उसमें। उस तहरीर ने हानिया को 5 साल पीछे धकेल दिया था। क्या मैं जा सकती हूँ मैम? राबेल ने उससे जाने की इजाज़त ली थी। श्योर। हानिया को अपनी आवाज़ खुद भी अजनबी महसूस हुई थी। क्यों नहीं भूल जाती मैं वो सब? क्यों मेरी वहशत कम नहीं होती? मेरे अल्लाह! अपनी कुर्सी की बैग से टेक लगाकर वो सिसकने लगी थी। यूनिवर्सिटी में कपल अफेयर्स, इस तरह की चीज़ें बहुत आम सी बात थी, मगर बात पाकीज़गी और हया की भी थी। हानिया ने बहुत से कपल को काफ़ी फ्रैंक भी देखा, मगर राबेल और मिकाल के बारे में आज तक कोई गलत बात नहीं सुनी थी। यूनिवर्सिटी से बाहर चाहे मिलते हों, मगर यूनिवर्सिटी में कभी एक दूसरे के साथ फजूल फिरते नहीं देखा था। मगर चंद दिन से वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अखड़े अखड़े नज़र आ रहे थे। उस दिन एक बहुत अजीब सी बात हुई। हानिया अपनी क्लास से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ जा रही थी जब उसने मिकाल की कार के पास उन दोनों को खड़े देखा था। उनके अंदाज से लग रहा था कि वो दोनों किसी बात पर झगड़ रहे हैं। वो दांस्ता थोड़ी दूर ही रुक गई थी। मिकाल का चेहरा बहुत सुर्ख लगा, शायद गुस्से की सबब, और हानिया का चेहरा आंसुओं से तर। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? राबेल जैसे गिड़गिड़ाई थी। तुम्हें बस अपनी पड़ी है, मुझे बताओ मैं कहाँ जाकर मरूं? उसने मिकाल को चीखते सुना था। हानिया को अचानक कुछ याद आया था। मैं नहीं जानती, अपने अब्बू को मनाओ किसी भी तरह से, तुम्हारे घर वाले मेरा मसला नहीं है। फिर मैं क्यों सफ़र करूं? मोहब्बत के रास्ते पर चलने वाली मैं अकेली तो नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ थे, फिर अकेले मैं ही क्यों जलूं इस आग में? राबेल की आवाज़ में क्या कुछ ना था, दुख, रंज, कुछ खो देने का एहसास। इस बात का अंदाज़ा हानिया को वहाँ खड़े खड़े हो गया था। वो वहाँ खड़े खड़े सारा मसला समझ गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ? क्या मुझे कोई सदमा नहीं है? मिकाल की आवाज़ से कर्ब साफ नज़ाहिर था। मर्द कभी मजबूर नहीं हो सकता। जब मोहब्बत करते हुए मजबूर नहीं था तो शादी करते हुए कैसे हो सकता है? राबेल की बात उसे कुछ मानूस सी लगी थी। क्यों? क्या मर्द इंसान नहीं होता? मिकाल की आवाज़ सुनाई दी गई थी। उस लम्हे हानिया को अपने इर्द गिर्द शोर होता महसूस हुआ था। होता है मजबूर, जहाँ मैं और तुम रहते हैं वहाँ होता है मजबूर। तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है मैं तुम्हें डिफेंड कर सकूं। एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। उसने याद करने की कोशिश नहीं की कि किसकी आवाज़ है, और ना ही उसे ज़रूरत थी जिस आवाज़ को 24 घंटों में वो अपनी आवाज़ से ज़्यादा सुनती थी। वो भला कैसे उस आवाज़ को भूल सकती थी? हानिया ने एकदम राबेल को यूनिवर्सिटी की दीवार के गिर्द बनी क्यारियों की बाउंड्री वॉल पर बैठते देखा था। वो अब अपना चेहरा हाथों से छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। रोने से क्या होता है? अगर रोने से इसी तरह कुछ होता है तो रो बैठकर, मैं जा रहा हूँ। मिकाल तेज़ी से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया था। वो शायद ज़हनी तौर पर इतना उलझा हुआ था कि अपने चंद कदमों के फासले पर खड़ी हानिया को भी नहीं देख पाया था। यूनिवर्सिटी का गेट काफ़ी दूर था और पार्किंग लॉट फुल होने जाने की वजह से वो अपनी गाड़ी यूनिवर्सिटी से कुछ दूर बाहर सड़क पर खड़ी कर देती थी। वो उन दोनों के मसले पर गौर नहीं करना चाहती थी और ना ही पढ़ना चाहती थी, मगर वो राबेल को उस हालत में छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। क्लास शुरू होने में अभी 20 मिनट थे। उसे डर था कि कहीं कोई और राबेल को उस हालत में न देख ले। अच्छा खासा तमाशा लग सकता था। वो बेख्तियार राबेल के पास आई थी। राबेल, उठो यहाँ से, इस तरह यहाँ बैठकर मत रो। उसने राबेल को कंधे से पकड़कर उठाया था। राबेल ने उसे देखकर रोना बंद कर दिया था। मैम, वो, उसने कुछ कहना चाहा, मगर हानिया ने रोक दिया था। कोई वजाहत मत दो, मुझसे अपना मसला शेयर कर लो। बड़ी बहन की जगह हूँ तुम्हारी, फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ। हानिया के इतने मान और प्यार भरे अंदाज को देखते ही उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया था। वो उस वक्त बिल्कुल उस एहसास से आ रही थी कि वो दोनों सड़क पर खड़ी हैं। हानिया ने उसे अपने साथ लिया और गाड़ी तक आई। वो खामोशी से रोती हुई हानिया के साथ चलती रही।
उसने एक बार भी नहीं पूछा कि उसे कहाँ ले जा रही है। पूरा रास्ता वो रोती रही थी। हानिया ने उसे रोने दिया था। उसने अपनी मोहब्बत को बदलते देखा था, ज़िंदगी को बदलते देख रही थी। भला सुकून कैसे आता उसे, वो कैसे न रोती। हानिया उसे अपने साथ हॉस्टल ले आई थी। धड़कनों के नशेबो फराज को संवारा था और बस कागज़ पर दिल का बोझ उतारा था। और बस इतना जानता हूँ कि आवाज़ उसकी थी, इतना पता है कि उसने पुकारा था। और बस दुनिया की फ़िक्र क्या थी, ज़माने का खौफ क्या, हमको फ़कत ख्याल तुम्हारा था। और बस लोगों ने उसको मेरी मोहब्बत समझ लिया। वो शख्स मुझको जान से प्यारा था। और बस फिर वही आंसू, फिर वही दर्द। न जाने सारी लड़कियों की किस्मत एक जैसी क्यों होती है, क्यों कातबे तकदीर उनकी किस्मत में ये आंसू लिख देता है। हानिया राबेल को देखते हुए यही सोच रही थी। वो अब रो नहीं रही थी, मगर चेहरा अभी भी सुर्ख था। हानिया ने उसके सामने चाय के साथ कुछ स्नैक्स रखे थे। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, प्लीज़ तकल्लुफ़ ना करिए। उसने उस खामोशी को तोड़ा था जो काफ़ी देर से कमरे में मौजूद थी। रिस्क अल्लाह देखता है, इससे क्या नाराज़ी। अगर रिस्क एक बार रूठ जाए तो वापस नहीं लौटा करता। इसलिए चाहे ज़िंदगी में कुछ हो जाए, अगर आपको रिस्क मुयस्सर आ रहा हो, चाहे जितना भी सही, उससे मुंह नहीं मोड़ा करते। उसने मध्यम आवाज़ में राबेल को समझाया था। राबेल ने पहली बार उसे गौर से देखा था। वो उस वक्त उस चादर के बगैर थी जिसको हमेशा यूनिवर्सिटी में ओढ़े रखती थी। चादर का रंग मुख्तलिफ होता, मगर ओढ़ने का अंदाज़ एक ही होता था। पूरे जिस्म और सर के गिर्द चादर उसके पूरे वजूद को ढांपे हुए होती थी। सिर्फ चेहरे का कुछ हिस्सा और हाथ नज़र आते थे जो किसी भी आराइश के बगैर होते थे। राबेल को पहली बार एहसास हुआ कि हानिया बहुत खूबसूरत है। एक अजीब सी कशिश थी उसके पूरे वजूद में। हानिया अपनी चादर तय करने के बाद राबेल के पास आ गई थी। और दूसरी बात यह कि मैम सिर्फ क्लास में या यूनिवर्सिटी में, और इसके बाहर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम मुझे हनी आप ही कह सकती हो। उसकी बात सुनकर राबेल मुस्कुराई थी। मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर मुझे आप जैसी दोस्त और बहन मिल जाए। अब बताओ, तुम्हारे और मिकाल के बीच क्या मसला चल रहा है? तुम अपना मसला आसानी से मुझसे शेयर कर सकती हो। हानिया की बात पर वो कुछ देर खामोश रही, जैसे सोच रही हो कि आया वो बताए या ना बताए। फिर एकदम उसने बताने का फ़ैसला कर दिया था। मैं और मिकाल पिछले 1 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से। मगर हमारी मोहब्बत आपके सामने किसी को भी आमियानापन नज़र नहीं आया होगा। हाँ, मैं जानती हूँ। पिछले 1 माह से ये मसला चल रहा है। मिकाल ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए ताकि हमारी मंगनी या निकाह वगैरह तय हो जाए, ताकि MBA के फ़ौरन बाद हमारी शादी हो जाए। क्योंकि मिकाल अपने अब्बू का बिज़नेस ऑलरेडी संभाल भी रहा है। उसने अपने वालिदैन से बात की तो उसके हलक में आंसुओं का गोला फंसने लगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया होगा, क्योंकि उनके यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती। राबेल के बजाय हानिया ने बात मुकम्मल की थी। आपको कैसे पता ये बात? राबेल को हैरानी हुई थी। ऐसा ही होता है, सबका अंजाम ऐसा ही होता है। हानिया का चेहरा धुआं धुआं हो गया था। और मिकाल क्या कहता है? क्या उसे इस बात का इल्म नहीं था? जब उसके ख़ानदान में ऐसा नहीं होता तो क्यों चला था इस राह पर? वो समझ रहा था कि मना लेगा अपने वालिदैन को। आखिर को 3 बहनों का इकलौता भाई और इकलौता बेटा है। उसके घर वाले उसकी कोई बात नहीं टाल सकते। मगर अब हानिया को कुछ चुभा था। मैं मिकाल के वालिदैन से बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं हुआ करता। अल्लाह पर यकीन रखो, उससे दुआ करो और सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने राबेल को तसल्ली दी थी। थैंक यू सो मच हनी आपी। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ, हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो 1 हफ़्ता बाद यूनिवर्सिटी आया था। ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि 1 हफ़्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रहा था। और आज आते ही उसे पता चला कि हानिया ने उसे बुलाया है। मैं तुमसे राबेल के और तुम्हारे मौजूदा मसले के बारे में बात करना चाहती हूँ, हानिया ने टेबल के दूसरी तरफ बैठे मिकाल से कहा था। मैम, तो राबेल ने आपको सब कुछ बता दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे सब कुछ मेरे पूछने पर बताया। 1 हफ़्ता पहले जिस हालत में यूनिवर्सिटी के गेट पर उसे छोड़ कर गए थे, कोई भी नहायत गलत मतलब ले सकता था, इसलिए उसे अपने साथ ले गई थी। मिकाल बर्क रफ्तारी से उससे नज़रें चुरा गया था। आप गलत समझ रही हैं, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया, ना मुंह छुपा कर भागा हूँ। मिकाल ने उसकी तरफ नज़रें झुकाए कहा था। तुम कहो तो तुम्हारे वालिदैन से मैं बात करूँ, हानिया ने पूछा। उसने सर उठाकर हानिया को देखा था। आप क्या बात करेंगे? वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। हानिया को उसके लहजे में एकदम सदियों की थकन उतरती महसूस हुई थी। इतनी नाउमीदी अच्छी नहीं होती। हो सकता है तुम इस तरह से कन्विंस ना कर पा रहे हो जिस तरह मैं कर सकूं।
मिकाल ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से टेबल पर पड़ा अपना सेलफोन आहिस्ता आहिस्ता घुमाता रहा था। मुझे अपने घर का पता दो, मैं संडे को तुम्हारे घर आऊँगी तुम्हारे वालिदैन से बात करने। मिकाल ने खामोशी से अपने घर का एड्रेस लिखवा दिया और उठकर बाहर चला गया। हानिया ने थक कर चेयर से सर टिका दिया था। शायद मोहब्बत की तारीख एक जैसी ही होती है, ख्वाब, थोड़ा सा सफ़र और फिर हिजर की लंबी रातें। वो सोगवारी से मुस्कुरा दी। बाज़-औक़ात दर्द की शिद्दत से भी आंसू नहीं निकल पाते। वो उस वक्त मिकाल के माँ बाप के सामने बैठी थी। मिकाल के वालिद नहायत बारोब शख्सियत के हामिल थे, जबकि अम्मी वैसी ही लगी थी जैसे सबकी मोहब्बत करने वाली माएँ होती हैं। मिकाल ने बताया था कि आप हमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। वो बहुत गौर से सोफ़े पर बैठी सामने दीवार पर लगी पेंटिंग देख रही थी। जब उसने मिकाल के वालिद को कहते सुना, हानिया ने एक नज़र अपने बाएं तरफ सोफ़े पर बैठे मिकाल की तरफ देखा, फिर दाएं तरफ बैठे उसके वालिद की तरफ मतवज्जे हुई। जी अंकल, वो हल्का सा मुस्कुराई थी। प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनिएगा। हो सकता है आप कुछ माइंड कर जाएं, मगर मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझा नहीं। आखिर आपने ऐसी कौन सी बात करनी है? मिकाल के वालिद उसके चेहरे को बगौर देख रहे थे। अंकल, मैं आपसे मिकाल के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। जो मसला आजकल आपके घर चल रहा है, जहाँ मिकाल शादी करना चाहता है। उसने राबेल का नाम लेने से गुरेज किया था, मगर फिर भी उसने उन दोनों के तासुरात तब्दील होते देखे थे। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ये हमारा ज़ाती मसला है। किसी तीसरे को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हानिया उनसे ऐसी ही बात की तवक्को कर रही थी। मुलाजमा चाय की ट्राली ले आई। हानिया मुलाजमा का बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी। ज़रूर ये आप लोगों का ज़ाती मसला है, मगर ये किसी की ज़िंदगी का मसला भी है। मुलाजमा के चले जाने के बाद हानिया ने कहा, हमें किसी की ज़िंदगी से क्या लेना देना। हसन जमाल की बात पर वो कड़कर रह गई थी। बेहिसी की इंतहा थी। ये आपके बेटे की ज़िंदगी का भी सवाल है, उसने बेटे पर जोर देते हुए कहा था। नहीं, ये मेरे बेटे की ज़िंदगी का मामला नहीं है। लड़के ऐसी मोहब्बतें करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जब एक खूबसूरत बीवी मिलेगी तो भूल जाएगा उस लड़की को। उन्होंने मिकाल को देखते हुए कहा था। हानिया के दिल चाह सामने पड़ी। चाय की ट्राली उड़ते गुस्से की एक तेज़ लहर उसने अपने अंदर उड़ते हुए महसूस की थी। वह मुश्किल जब्त किए बैठी रही। अंकल, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप एक नहीं 3 जिंदगियां ख़राब कर रहे हैं अपने बेटे, उस लड़की की। संजमाल ने उसकी बात काट दी। आप चाहती क्या हैं आखिर? मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा राबेल से मिल लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका बेटा किसी बुरी लड़की के लिए आपसे नहीं लड़ रहा है। उसने वही बात कह दी जिसके लिए वो वहाँ गई थी। हसन, हानिया बेटी ठीक कह रही हैं। हमें एक दफ़ा देखना तो चाहिए कि वो लड़की कैसी है। हो सकता है वाकई बहुत अच्छी हो। आखिर हम भी अपने बेटे की पसंद जानते हैं। पहली मर्तबा अतिया जमाल ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। हानिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो तो मिकाल के साथ है। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है आंटी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। एक उस्ताद अपने शागिर्द को बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने पहली बार अतिया जमाल से कहा था। क्यों मिलने, जब हमने अपनी बरादरी से बाहर शादी ही नहीं करनी, अपनी ज़ात की लड़की लानी है। संजमाल एक इंच भी अपनी बात से नहीं हिले थे। अंकल, आप तो माशाल्लाह से बहुत मजहबी हैं। हमारा मज़हब तो ज़ात पात के बहुत ख़िलाफ़ है। हानिया की बात पर हसन जमाल के चेहरे का रंग बदला था। हाँ, मगर मैं अपने ख़ानदान के लिए ऐसी वैसी बहू नहीं ला सकता जो पहले से ही लड़के फांसे, जिसके लिए मेरा बेटा मुझसे लड़े। हानिया ने ताज्जुब से उस इंसान को देखा जो बदगुमानी की इंतहा पर था। अब्बू, राबेल ऐसी नहीं है, मिकाल ने जैसे तड़प कर कहा था। देखा देखा आपने किस तरह ये उस लड़की के लिए हमसे बात कर रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था ये। सन जमाल ने एक नज़र हानिया को देखा, फिर सामने बैठे मिकाल को देखते हुए इशारा किया था। वो बदतमीज़ी नहीं कर रहा अंकल, वो सिर्फ आपकी बात से इनकार कर रहा है। और वाकई ठीक कह रहा है, राबेल वाकई बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है, मगर हमें नहीं करनी शादी वहाँ। पता नहीं बाद में कैसी हो हमारे साथ। शादी से पहले हमारा बेटा हमारे खिलाफ़ कर दिया, न जाने शादी के बाद क्या करे। इस बात की क्या गारंटी है कि जहां आप शादी करेंगे वो लड़की शादी के बाद आप लोगों के साथ अच्छी हो। पहली बार हसन जमाल लाजवाब हुए थे। राबेल आ गई तो कम से कम आपका दिल जीतने के लिए आपकी खिदमत ही करेगी। दूसरी ये आ गई तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सारी ज़िंदगी अच्छी रहे। आपकी पसंद होगी, मगर शौहर का दिल जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी अच्छी रहे। और राबेल, वो तो आपकी और एहसानमंद रहेगी और ज़्यादा खिदमत करती रहेगी, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, उससे वाबस्ता हर चीज़ से होती है। हसन जमाल अब भी कुछ नहीं बोले थे। शायद बात उनके दिल को लगी थी। मैं जाऊंगी राबेल से मिलने, अतिया जमाल ने दो टोक अंदाज में कहा था। मगर रिश्तेदार और सारे बरादरी वाले क्या कहेंगे अतिया कि हमने ख़ानदान से लड़की नहीं ली, सब नाराज़ होंगे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा था।
वो तो वैसे भी होंगे। हम एक की बेटी लेंगे तो दूसरा नाराज़ होगा, दूसरे की लेंगे तो तीसरा नाराज़ होगा। अब तक ऐसा ही होता आया है। अब की बार अतिया जमाल ने अपने शौहर को समझाया था। वो चंद लम्हे कुछ सोचने लगे, जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गए हों। वो मुस्कुराती आंखों के साथ वसी और अरीज लॉन में स्टेज पर मिकाल और राबेल का निकाह होते देख रही थी। थोड़ी देर बाद राबेल को मिकाल के साथ लाकर बिठा दिया गया था। कपल मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट। उन लोगों को देखकर हानिया ने दिल में सोचा था। किस्सा मुख्तसर था। उस दिन हानिया के बात करने के बाद मिकाल की अम्मी राबेल से मिली थी। राबेल उन्हें पहली नज़र में ही बेहद पसंद आ गई थी और काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने हसन जमाल को भी राज़ी कर लिया था, क्योंकि एक सोच का पहलू हानिया खोल गई थी। राबेल की अम्मी अब्बू ने खुशी खुशी रिश्ता कबूल कर लिया था और आज राबेल के लॉन में उन दोनों का निकाह हुआ था। न जाने क्यों एक अजीब सी खुशी हानिया को अपने अंदर उतरती महसूस हुई थी। वो स्टेज पर चढ़कर उन दोनों को मुबारकबाद देने लगी थी। मैम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही ने अब्बू को सोचने का नया रुख दिया था। मिकाल ने उसके हाथ से बड़ा सा बुक्के लेने के बाद कहा था। सब अल्लाह करता है, उसने तुम दोनों को मिलाना था, मैं तो बस वसीला बनी थी। हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यकदम स्टेज पर क्लास के दूसरी लड़कियां और लड़के आ गए तो हानिया को स्टेज से उतरना पड़ा। दुल्हन बनी राबेल ने उसके कदमों में लड़खड़ाहट देखी थी। वो उस वक्त कैनेट की मार्केट में घूम रही थी। अबीर की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। यकदम उसके कंधे हल्के हो गए थे। हालांकि वो चाहती थी कि अबीर मास्टर्स करे, मगर अबीर को हानिया की प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा था। वो जानती थी कि हानिया घर के हालात सुधारने के लिए ही ख्वार होती फिरती है, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया था कि घर वालों का बोझ कम हो जाएगा। मोइन बीकॉम करने के बाद एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, साथ में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था, जो कि अब मुकम्मल होने वाला था। हानिया को महसूस हुआ कि किसी ने उसके सीने का बोझ हल्का कर दिया, जिस बोझ के साथ वो शहर शहर घूम रही थी। अबीर के लिए कुछ ज्वेलरी देखते देखते न जाने क्यों उसका दिल भर आया था। वो शॉप से निकलकर यूं ही बेमकसद बाजार में फिरने लगी, हंसते मुस्कुराते चेहरे, एक दूसरे के हाथ पकड़े जोड़े। कभी बच्चों को खिलौने दिलाते माँ बाप, एक अजीब से एहसास मरूमी ने उसके वजूद को घेर लिया था। फिर न जाने उसके दिल में क्या आया कि वो फुटपाथ पर बैठ गई। रात के उस वक्त उस तरह फुटपाथ पर बैठते उसे उस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि अगर किसी जानने वाले ने देख लिया तो क्या होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने देख लिया तो वो न जाने क्या समझे। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो वहाँ कितनी देर बैठी रही है और उसने कितने आंसू बहाए हैं, जब अचानक उसके कानों में एक मानूस सी आवाज़ टकराई थी। हनी आपी, आप यहाँ? वो एकदम चौंकी। आवाज़ के ताक़ुब में देखा तो दिल चाहा कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। सामने राबेल बेहद हैरत के साथ उसे देख रही थी। वो हानिया के समझ में ना आया कि वो क्या कहे। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे शक हुआ कि आप बैठी हैं। हानिया खामोशी से खड़ी हो गई थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना, और आप रो रही हैं? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी एकदम बहुत लो हो गया था, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। उसने राबेल के दूसरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया था। चले, मैं आपको छोड़ आती हूँ, आपको इस हालत में ड्राइव नहीं करनी चाहिए। हानिया का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा था। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। नहीं, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगी, उसने हतमी लहजे में कहा था। हानिया की गाड़ी के पास पहुंचने तक राबेल ने अपने अब्बू को फ़ोन करके मुख्तसर हानिया की तबीयत के बारे में बता दिया था और हॉस्टल छोड़ने की इजाज़त ली थी। जिस वक्त वो बाज़ार से निकले उस वक्त 8 बज रहे थे। राबेल ने रास्ते में रुककर सेब का ताज़ा जूस हानिया को पिलाया और एक रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर उसे हॉस्टल छोड़ने लगी थी। हानिया उसे मना करती रह गई। आप मुझे अपनी छोटी बहन कहती हैं और जब मैं एक बहन की तरह आपका ख्याल कर रही हूँ तो आप गैरियत जता रही हैं। हानिया के शुक्रिया के जवाब में उसने कहा था। हानिया मुस्कुराई और अल्लाह हाफिज़ कहती हुई उतर गई थी। कल संडे था तो हानिया ने कहा कि वो उसकी गाड़ी ले जाए और कल आराम से ले आए। आप ही ये चाय लें। राबेल ने उसे चाय का मग पकड़ाया था। उसने मग पकड़कर दोबारा सामने देखना शुरू कर दिया था। आपको मज़ा आया हमारे यहाँ? राबेल ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। उसने सामने डूबते सूरज से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। यकीन करो, जब से मैं मुल्तान आई हूँ आज पहला दिन है जो मुझे ऐसा लगा कि अपने घर में आ गई हूँ। तुम्हारे वालिदैन से इतनी चाहत और अपनायत मिली है कि मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। वो बेख्तियार कह गई। तो यहीं आ जाइए ना हॉस्टल छोड़कर, उसने इतने प्यार से कहा कि वो एकदम हंस थी। हाँ, ताकि तुम्हारे मज़े आ जाएं, खूब फ़ायदा उठाया जाए। पेपर जो पहले से पता चल जाएगा। नहीं, इसलिए कि आप दिल से मुस्कुराना शुरू कर दें। जिस तन्हाई ने आपको नढाल कर दिया उससे निकल आए, रोने के लिए किसी फुटपाथ पे बैठना ना पड़े। हानिया के हाथ में पकड़ा हुआ कप बेख्तियार कांपा। उसने अपने हाथ की कप को पहाड़
छुपाने के लिए टेरेस की रेलिंग मजबूती से थाम ली थी और कप मंडेर पर रख दिया था। या अल्लाह, इसने ये सब कैसे अंदाज़ा लगाया और आपको अपने हाथ की कपकपाहट छुपाने के लिए रेलिंग को ना थामना पड़े। उसकी नज़रों ने उसके हाथ का ताक़ुब किया था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इस बात का यकीन है कि आपके साथ कोई मसला है। राबेल ने अपनी चाय का आखिरी सिप लिया और खाली वक्त सामने मंडेर पर रख दिया था। बाज़ औक़ात लफ्ज़ साथ छोड़ जाते हैं। इंसान चाहते हुए भी कुछ कहने के काबिल नहीं रहता, ज़बान चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाता। आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं। राबेल ने सिर्फ चंद लफ्ज़ों में क्या कह दिया था वो समझ सकती थी। मैं चलती हूँ, शाम हो गई है। वो खामोशी से पलटी। चले, मैं आपको छोड़कर आती हूँ। हॉस्टल के गेट पर उतरते हुए उसने राबेल को कुछ कहते सुना था। जब आपको लगे कि यह नाचीज़ इस काबिल है कि आप अपने अंदर का इज़्तिराब शेयर करना चाहें तो एक पल की भी देर ना कीजिएगा। वो जवाब दिए बगैर उतर गई थी। हानिया ने क्लास में पीजीजी बनाने का असाइनमेंट दिया था। राबेल लेक्चर वाले दिन गैर हाजिर थी, इसलिए वो वीकेंड पर हानिया के पास चली आई। हानिया उसे बीजीजी प्लॉट करना सिखा रही थी, पर हानिया ने महसूस किया कि राबेल मुतवज्जे नहीं है। हानिया ने सर उठाकर उसे देखा। वो अगला सांस न ले सकी। राबेल उसके लैपटॉप में घुसी डॉक्यूमेंट में मौजूद कुछ तस्वीरें देख रही थी। मौसूफ है तो बहुत हैंडसम, मगर है कौन? राबेल की नज़रें मुसलसल लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ थी, वरना वो हानिया की मुतग़य्यर होती रंगत देखकर ज़रूर परेशान हो जाती। हानिया को समझ ना आया वो क्या कहे। नेवी ब्लू टी शर्ट, लाइट ब्राउन ट्राउज़र, कुछ जगहों से गीला था, माथे पर बिखरे भीगे बाल। हानिया ने बेख्तियार आंखें बंद की। आंखों में जमा होने वाला गर्म स्याल पलकों के बंद तोड़ने के लिए बेताब था। ये वो तस्वीर थी जिसे 5 साल, पूरे 5 साल से नहीं देखा था। किसी ने अनजाने में फिर से ज़ख्म को उधेड़ा था। उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी ने राबेल को पढ़कर देखने पर मजबूर कर दिया। आप ठीक तो हैं? हानिया ने अपने आंसू छुपाने के लिए सर नीचे कर लिया था, मगर राबेल ने बीबीजी के स्टार पर गिरते चंद कतरे देख लिए थे। हनी यार, वो नहीं आएगा, मैं तुमसे कह रही हूँ। वो दोनों पिछले 5 मिनट से डिपार्टमेंट की पिछली सीढ़ियों पर बैठी थी और महीन बार बार घड़ी देख रही थी। क्लास शुरू होने में सिर्फ चंद मिनट रह गए थे। वो आएगा, उसने मुझसे कहा था कि वो आएगा। सीढ़ियों पर बैठी और दीवार के साथ टेक लगाए उसने बेहद यकीन के साथ कहा था। महीन ने एक ठंडी सांस भरकर उसे देखा। ब्लैक शलवार, ब्लू कमीज और ब्लैक बड़ी सी चादर ओढ़े वो उसे बेहद अच्छी लगी। तो क्या उसके इंतज़ार में क्लास छोड़ दोगी? महीन ने उससे पूछा था और जवाब भी वो जानती थी। अहमद के लिए ये दुनिया छोड़ सकती है, फिर ये क्लास क्या चीज़ है? महीन के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई थी, क्योंकि उसने हानिया की आंखों की चमक बढ़ते हुए देखी थी। वो पीछे मुड़े बगैर भी बता सकती थी कि उसकी पुश्त पर अहमद आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, महीन को खूबसूरत और भारी आवाज़ सुनाई दी थी। वालेकुम अस्सलाम, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा था। आपको पता है कि आपके फिराक में ये मेरी जान जला रही थी। आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। महीन की बात पर वो हंस पड़ा था। 10 मिनट और 15 सेकंड लेट। हानिया से कुछ फासले पर बैठते हुए उसने उसे कहते सुना। हिसाब इतना अच्छा कैसे हो गया? उसने शरारत भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा। जब से आपसे मुलाकात हुई है। अहमद की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मुलाकात हुई है या मोहब्बत हुई है? उसने हत्तुल मकदूर आवाज़ को धीमा रखा ताकि महीन न सुन ले। हनी का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। महीन वहीं हानिया के पास बैठ गई थी। तुम क्लास में नहीं जा रही, खामखा कबाब में हड्डी बनने रुक गई हो। अहमद ने उसे चिढ़ा। हनी के बगैर मुझे तो जन्नत में भी मज़ा नहीं आएगा। उसकी बकवास दोबारा शुरू हो गई थी। और आप अच्छे भाई हैं। बहन खटकने लगी अब। महीन ने मसनूई खफकी से उसे घूरा था। सर करीमी की क्लास थी यार, और तुम्हें पता है कि वो क्या चीज़ है। बस निकलते निकलते देर हो गई। उसने हनी को बताया था। वो खामोशी से उसको सुनती रही। बाज़ लोगों को सिर्फ सुनना ही काफ़ी होता है ना। ये पहली बार उसे एहसास हुआ था। कोई बात नहीं, मुझे आपका इंतज़ार करना अच्छा लगता है। हनी ने अपने बैग से कुछ निकाल कर उसे दिया था। वो जिपो का लाइटर देकर खिल उठा था। और सर चढ़ाओ इसे। लड़कियां तो पता नहीं कैसे कैसे नाज उठवाती हैं, और तुम, और ऊपर से गिफ्ट क्या कर रही? ये लाइटर। मेरी हनी आम लड़की नहीं है। बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, उसने उठते हुए कहा था। 12:43 पर वो यहाँ आया था और अब 12:49 हो रहे थे। सिर्फ 6 मिनट के लिए वो यहाँ उससे काफ़ी फासले पर बैठा था, मगर इन 6 मिनट में पूरी कायनात उसे गाती हुई महसूस हुई थी। उसे लगा सारी दुनिया की खुशियाँ उसके पास आ गई हों। अभी भी वो बेहद मोहब्बत से उस जगह को देख रही थी जहाँ वो बैठा था। उससे मिलते ही बदल सी गई दुनिया मेरी। वो था पहला सा, मेरी ज़ात न थी पहली सी।
वो सो रही थी कि किसी ने आकर एक झटके से उसके ऊपर से चादर खींची थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उठ जाओ, असर का वक्त हुआ जा रहा है, फिर तुम्हारे ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले होंगे, अम्मी ने कहते हुए कमरे में बिखरी चीज़ें समेटना शुरू कर दी। वो पलंग से उतर आई थी। बरामदे में लगे वॉश बेसिन से मुंह धोकर बाहर सहन में आई तो देखा तख्त पर मोइन जूतों समेत लेटा हुआ है। तुम इस वक्त यहाँ कहाँ से आ रहे हो? उसने मोइन के पास बैठते हुए पूछा। अपने चेहरे पर से हाथ हटाकर उसने हानिया को देखा था। जॉब ढूंढ रहा हूँ, शिकस्ता लहजे में हानिया ने उसे कहते सुना। तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ करने की? मैं ट्यूशन पढ़ा तो रही हूँ, यूनिवर्सिटी के बाद एक जगह जॉब भी कर रही हूँ, और फिर अब्बू इतना तो कमा ही लेते हैं कि अब्बू कितना कमाते हैं और आप भी जानती हैं, वहाँ मुश्किल घर का खर्चा पूरा होता है और आपको अपनी सेमेस्टर की फ़ीस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये भी मैं जानता हूँ। अब मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी फ़ीस के लिए आपको और ख़वार करवाऊँ। हानिया ने बेहद बेबसी से अपने उस भाई को देखा जिसने FSC में शानदार मार्क्स लिए थे, मगर अब NED में एडमिशन के लिए सिर्फ इसलिए ख़वार होता फिर रहा था कि उसकी जेब खाली है। मैं सोच रहा हूँ कि BCom कर लूँ। उसकी बात पर हानिया को तकलीफ़ हुई। वो जानती थी कि इंजीनियरिंग उसका ख्वाब है। वो एक झटके से उठकर वहाँ से चला गया। मोहब्बत की जिस सरशार कैफियत में वो हर वक्त गुम रहती थी, न जाने क्यों यहाँ आकर ये कैफियत ख़त्म हो जाती थी। उसके बाप ने सारी उम्र कोई काबिल ज़िक्र नौकरी नहीं की थी। लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी वो बचपन से लेकर आज तक गुजारती आई थी, पर न जाने क्यों अब ये बहुत ज़्यादा चुभने लगी थी। खुद हानिया ने स्कॉलरशिप लिया था, वरना MBA वो कभी ना कर पाती, मगर फिर भी यूनिवर्सिटी के बाद वो एक जगह 2 घंटे की पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती। 2 घंटे के उसे 3,000 मिल जाते और उसके बाद मुसलसल ट्यूशन्स और साथ खुद पढ़ना। वो ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी, उसे अपने 3 बहन भाइयों की फ़िक्र थी। मोइना, बीर और कासिम उनकी बड़ी बहन होने के नाते वो उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहती थी और बड़ी औलाद होने के नाते अपने वालिदैन का साथ वो कब की ख़त्म हो जाती अगर अहमद का साथ ना होता तो। अहमद का ख्याल आते ही वो वहाँ तख्त पर बैठे बैठे मुस्कुरा दी। अहमद से उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में एडमिशन के 15 दिन बाद हुई थी। वो उससे 1 साल सीनियर था। यूँ तो उसे वो हर दूसरे दिन डिपार्टमेंट में फिरते देखती रहती थी, मगर कभी बात करने का मौका नहीं मिला था। हाँ, उसे इतना ज़रूर अंदाज़ा था कि वो पूरे HRM के डिपार्टमेंट में मशहूर है। अहमद से बात करने का मौका उस वक्त मिला जब उसके टीचर सर हैदर ने उसे असाइनमेंट तैयार करने को कहा था। उसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत नहीं थी और ना उसको फर्स्ट सेमेस्टर में जॉब मिली थी, और ना ही सोनिया और महीन से दोस्ती हो जाने के बावजूद इतनी बेतकल्फ़ी थी कि वो उनके घरों में जाकर तैयारी करती, उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहती। तुम इतनी खामोश क्यों हो? वो उस दिन क्लास ऑफ होने के बाद सीढ़ियों पर बैठी थी जब महीन ने फ्रेंच फ्राइज़ की पेपर प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। नहीं, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा। उसने एक चिप्स उठाकर उसे केचप में डिप किया। नहीं यार, कुछ बात ज़रूर है, वरना तुम इतनी ज़्यादा खामोश नहीं रहती। हानिया को लगा कि उसकी बात पर दाएं तरफ बैठे 2 लड़कों में से एक ने सर उठाकर उन दोनों को देखा था। नहीं तुम्हें, उसने इनकार करना चाहा, मगर महीन ने उसकी बात काट दी थी। मैं मानती हूँ कि हमारी दोस्ती को सिर्फ 15 दिन हुए हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे पर एतबार न करें। दोस्ती नाम ही है एतबार का, और एक दूसरे से अपनी हर परेशानी शेयर कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम दोनों बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। वो उसकी ये बात सच साबित हुई थी। वो और महीन एक दूसरे के बेहतरीन से बढ़कर दोस्त साबित हुई थी। उसने अपना मसला महीन को बताया था। बस इतनी सी बात है, तुम इस बात पर परेशान होती फिर रही थी। तुम मुझे कहती मैं तुम्हें बना कर देती, मगर अब मसला ये है कि मेरा PC ख़राब हो गया कल ही, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन खुद अपने कज़न से तैयार करवा रही हूँ। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। उम्मीद की किरण जो रोशन हुई थी वो फ़ौरन बुझ गई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका मसला उसी वक्त हल हो गया था। आखिरी क्लास ऑफ होते ही महीन गायब हो गई थी। उसने हानिया के मोबाइल पर मैसेज करके बताया कि फ़ोटो स्टेट शॉप पर है, वो वहीं आ जाए। हानिया वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी कि किसी ने उसे पुकारा। हानिया, उसने पीछे मुड़कर अपने मुखातिब को देखा था। अहमद को खड़ा देखकर वो हैरान रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अहमद ने करीब आते हुए सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। उसकी इस तरह पुकारने पर वो घबरा गई। आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है ना? जी, मगर आपको कैसे पता चला? वो थोड़ी देर पहले आप अपने दोस्त से बात कर रही थी, तो आपसे थोड़े फासले पर मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था। अच्छा, वो आप थे? हानिया को याद आया किसी ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा था। वो उसका वहम नहीं था, वो सच था। मैंने अपने प्रीवियस में उसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दी थी, वो अब तक मेरे पास पड़ी है। आप ले लें, मैं आपको USB ला दूँगा, लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है, उसने अहमद को देखते हुए अफसुर्दगी से कहा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप मेरा लैपटॉप ले लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँगा।
हानिया ने सर उठाकर उसे देखा। उसे उलझन हुई कि वो आखिर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। नो थैंक्स, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। इट्स ओके, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे पास पड़ी है तो आपको क्या ज़रूरत है तैयार करने की। हानिया को उस वाइट टी शर्ट पहने लड़के से बेख्तियार चिढ़ महसूस हुई, जिसकी आंखों की गहराई और जहानत उसे परेशान कर रही थी। वो मज़ीद इनकार करना चाहती थी मगर ना कर सकी थी। दूसरे दिन वो लैपटॉप और यूएसबी में महफूज प्रेजेंटेशन ले आया था और यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद आधा घंटा उसे समझाता रहा था। लाइब्रेरी में बैठे वो उसे टॉपिक के बारे में कुछ समझा रहा था जब अचानक हानिया ने लैपटॉप की स्क्रीन से नज़रें हटाकर उसके हाथ की तरफ देखना शुरू कर दिया। वह स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था। वो खालिस मर्दाना हाथ नहीं था, बहुत मुलायम और नाजुक सा हाथ था। वो अभी उसकी कलाई में बंधे कुछ बैंड्स की तरफ देख रही थी जब उसकी महवियत को अहमद ने तोड़ा था। हानिया, आप कहाँ खोई हुई हैं? वो चौंक उठी। नहीं, बस कुछ सोचने लगी थी। उसकी गहरी नज़रें हानिया ने अपने ऊपर महसूस की थी। मैंने जितना कुछ समझाया है आपको समझ में आ गया है ना? बाकी आप ऐसा करिए कि मेरा सेल नंबर ले लें। घर में कुछ समझ ना आए तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। उसने अपना नंबर उसे लिखवाया था। वो थैंक यू कहती हुई उठ गई थी। क्या है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो लैपटॉप खोले बैठी थी और एक चीज़ बार बार पढ़ने पर भी उसके समझ में नहीं आई तो वो झुंझला उठी। एकदम उसे अहमद का ख्याल आया कि क्यों ना उसे समझ ले, मगर रात के 10 बजे कितना ऑकवर्ड लगेगा। वो सोचने लगी, मगर फिर बेख्तियार उसके हाथ अहमद के दिए हुए नंबर पुश कर रहे थे। चल हमें दूसरी तरफ बैल जाती रही, मगर अहमद ने उसकी कॉल काट कर खुद उसे फ़ोन किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उसके फ़ोन उठाने पर अहमद ने फ़ौरन कहा था, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मुझे कुछ समझ ना आया था तो। ओह, आप बताइए क्या समझ नहीं आ रहा था? उसके कहने पर वो उसे बताने लगी कि उसे किस जगह मसला हो रहा है। फ़कत 10 मिनट में ही उसने एक चीज़ क्लियर कर दी और बड़े नामहसूस तरीके से वो पढ़ाई के मौजू से हटकर दूसरी बातें करने लगे थे। हानिया को उससे बात करते वक्त कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। अहमद के बताने पर ही पता चला कि उसका ताल्लुक़ मुल्तान से है। वहाँ से ग्रेजुएशन करके यहाँ पढ़ने आया है। वो कराची यूनिवर्सिटी ही के बॉयज़ हॉस्टल में रहाइश पजीर था और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। उसके इस्तफार करने पर ही हानिया ने उसे थोड़ा अपने बारे में बताया था। 2 दिन बाद होने वाली प्रेजेंटेशन हानिया की तवक्को से बढ़कर अच्छी हुई थी। वो उसका सारा क्रेडिट अहमद को ही दे रही थी। वो रात को फ़ोन पर उसको बता रही थी कि टीचर्स ने उसकी कितनी तारीफ़ की थी। फिर तो ट्रीट मिलनी चाहिए, अहमद ने हंसते हुए उससे कहा था। ज़रूर, क्यों नहीं, क्या चाहिए ट्रीट में आपको? हानिया ने उससे पूछा था। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। उसका मायने खेज अंदाज हानिया को बहुत अजीब लगा, मगर उसने ज़्यादा देर उस पर तवज्जो नहीं दी। ये उनके दरमियान बातचीत का आगाज़ था। उनके दरमियान बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हानिया को हर असाइनमेंट अहमद ही तैयार करके दिया करता था। वो चारों उस वक्त कैफेटेरिया में बैठी थी और किसी बात पर ज़ोरों शोर से बहस जारी थी, मगर हानिया खिलाफ मामूल काफ़ी चुप थी। वो फ्राइज़ की प्लेट हाथ में पकड़े कुछ सोच रही थी कि मरियम ने उसके आगे चुटकी बजाई थी। ए, कहाँ गुम हो? वो किसी ख्याल से चौंकी थी। क्या बात है, तुम्हारा ज़हन कहाँ है? मही ने भी उसकी गायब दिमागी को महसूस किया था। कहीं नहीं, तुम लोग तो बस पीछे पड़ जाते हो, बेजारी से कहते हुए फ्रेंच फ्राइज़ केचप में डुबोकर खाने लगी थी। मैं इतने दिन से हनी के रवैये में कुछ फ़र्क महसूस कर रही हूँ। हानिया चिप्स मुंह में डाल ना सकी थी। बैठे बैठे खो जाती है। मरियम ने यकदम बात अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि उसी वक्त हानिया के मोबाइल पर किसी का एसएमएस आया था। उसके पढ़ने से पहले ही मरियम ने मोबाइल उसके हाथ से उचक लिया था। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल कर देखा तो सब खसारा है। उसने बुलंद आवाज़ में सबको एसएमएस पढ़कर सुनाया था। बिहेव योरसेल्फ मरियम, हनी एकदम चीखी। किसी की पर्सनल चीज़ इस तरह नहीं पढ़ते। ये किसी की नहीं, मेरी दोस्त का मोबाइल है और मैं ये ही तो देखना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतना गुमसुम रखती है। पहले शक था, अब यकीन हो गया है, मरियम ने चिढ़कर जवाब दिया था। महीन और हिना एकदम हैरान सी होकर मरियम और हानिया को देखने लगी थी। क्या मतलब? सेंडर का नाम देख लो, खुद ही समझ आ जाएगा। उसने मोबाइल उन दोनों के सामने लहराया था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, हानिया ने कहा था। अहमद, उन दोनों ने सेंडर का नाम देखने के बाद सवारिया नज़रों से हानिया को देखा था। ऐसा कुछ नहीं है हनी, अहमद के पास मेरा नंबर भी है, किसी काम से दिया था मैंने, मगर आज तक एक एसएमएस मेरे पास तो नहीं आया। मरियम उसकी जान छोड़ने पर राज़ी नहीं हुई। कह तो तुम ठीक रही हो, जितना मेहरबान अहमद हनी पर है इतना किसी पर नहीं। अपना हर असाइनमेंट उसको दे देता है। इस बार हिना ने ही मरियम का साथ दिया था। क्या बकवास है, जब मैं कह रही हूँ कैसी वैसी कोई बात नहीं तो क्या मसला है? यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को? हानी एकदम चीख पड़ी थी। माही ने आंखों ही आंखों में उन दोनों को खामोश रहने का इशारा किया था। अच्छा भाई ठीक है, हमें ही गलतफहमी हुई होगी।
तुम लोग चलो, मैं और हनी कुछ देर में आते हैं, माहिन ने उठते हुए कहा। वो हानिया को लेकर कैंटीन के पिछले हिस्से की तरफ आ गई थी। तुम्हें तो कुछ काम था फिर यहाँ? उसे बेंच पर बैठा देखकर हानिया को हैरत हुई थी। हम क्लास नहीं ले रहे, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? वो उसके साथ बैठ गई थी। हनी, जब अभी वो दोनों तुमसे बहस कर रही थी तो मैं खामोश थी, मगर मैं उनकी बात से मुत्फिक हूँ। हानिया को गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने वाली थी कि माहिन ने उसे रोक दिया था। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम दोनों ने रियलाइज़ नहीं किया, मगर तुम्हारे रवैये से यही महसूस होता है कि तुम अहमद को पसंद करने लगी हो, माहिन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। हानिया ने बेख्तियार नज़रें चुराई थी। एकदम वो हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। माहिन बौखला गई थी। मुझे कुछ नहीं पता माहिन, मगर मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता है। जिस दिन उससे बात ना हो, वो नज़र ना आए, तो ऐसा लगता है हर सू अंधेरा है। कुछ अच्छा नहीं लगता उससे बात किए बगैर। वो चेहरा हाथों में छुपाए इकरार मोहब्बत कर रही थी। पागल, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जाकर उसको कह दो। नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी। शर्म और हया भी कोई चीज़ होती है। वो अब अपने आंसू साफ कर रही थी। अच्छा, तुम अब रोना मत, मैं कुछ सोचती हूँ। महीन हानिया को किसी गहरी सोच में डूबी नजर आई। कल सुबह 10 बजे मैं पिछली सीढ़ियों पर आपका इंतज़ार करूँगा, मुझे आपसे बात करनी है। रात हानिया को अहमद का SMS मौसूल हुआ था। उसके दिल की धड़कन एक पल को रुकी थी, यह तेज़ हुई थी, वो समझ नहीं पाई। दूसरे दिन वो 10 बजे उसके सामने था। पिछली सीढ़ियों पे उस वक्त कोई नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, हानिया ने उसे काफ़ी फासले पर बैठते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, माथे पर आया पसीना टिश्यू से खुश करते हानिया ने जवाब दिया था। मोहब्बत के इकरार के बाद वो उससे नज़रें मिला नहीं पा रही थी। वो खामोश रहा। काफ़ी देर खामोशी उनके दरमियान रही थी। वो अपने हाथों में पकड़े टिश्यू को देखती रही और वो उसको। हानिया को उसकी खामोशी से उलझन होने लगी थी। आपको मुझसे कोई बात करनी थी शायद? उसने कदरे झुंझलाकर सर उठाकर उसे देखा था और बोलते बोलते रुक गई। वो बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। हानिया को इस तरह झुंझलाते देखकर वो हंस पड़ा था। हनी, क्या है यार? हानिया उसकी इतनी बेतकल्फ़ी पर हैरान रह गई थी। जी, अगर इजहार मोहब्बत करूँगा तो तुम भाग जाओगे यहाँ से। हानिया के लिए सर उठाना और झुकाए रखना दोनों मुश्किल होता था। ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत मुश्किल से उसने ये अल्फाज अदा किए थे, वही जो तुम सुनना चाह रही हो। उसकी बात पर हानिया का दिल चाहा कि कुछ उठाकर उसे दे मारे। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि अब आप मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रही? हानिया ने शरारत से भरपूर आवाज़ सुनी थी। वो एक झटके से खड़ी हो गई थी। मैं जा रही हूँ, आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा बाबा, सॉरी, वेरी सॉरी, अब सीरियस। वो तपे हुए अंदाज में दोबारा बैठ गई थी। हनी, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में एक ख़ास किस्म की फीलिंग रखने लगा हूँ, जो कभी भी किसी लड़की के लिए नहीं आई और ना आएगी सिवाय तुम्हारे। वो 3 लफ्ज़ जो इस तरह की बात करने के लिए इस्तेमाल होते वो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे वो अल्फाज अपनी मोहब्बत के लायक नहीं लगते, और ये भी जानता हूँ कि ये मेरे एक तरफ़ा महसूसात नहीं है। वो चुपचाप कुछ कहे बगैर उसकी बात सुनती रही। क्या है, तुम भी कुछ कहो। मैं दीवारों से इजहार मोहब्बत नहीं कर रहा। हानिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। मुझे तुम्हारे गले में पहनी ये चेन बिल्कुल पसंद नहीं। उसने आपसे तुम का फासला तय कर लिया था। वो एकदम हंस पड़ा था। उसके हाथ गले में पहनी चेन उतारने लगे थे। और कुछ? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। मुझे तुम्हारे हाथों में ये पहने बैंड्स बिल्कुल पसंद नहीं। अमन ने अपने हाथ में पहने बैंड्स उतार दिए थे। और कुछ? और मुझे तुम्हारे होंठों के नीचे मौजूद ये तिल बहुत अच्छा लगता है। अब की बार वो खिलखिलाकर हंस पड़ा था। उसकी हंसी बेहद खूबसूरत थी। हानिया को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। ऐसे दुआ देनी चाहिए माहीन को, जिसने फ़ोन करके मुझे सब कुछ बताया। उसने शरारत से भरपूर अंदाज में कहा और वहाँ से भाग गया। और वो महीन की क्लास लेने के लिए चल पड़ी थी। उसने वाकई सही कहा था। उसकी मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं थी। वो दोनों आम मोहब्बत करने वालों की तरह घंटों घंटों बातें नहीं किया करते थे, ना ही यूनिवर्सिटी में क्लासेस बंक करके डेटिंग किया करते थे। वो अहमद से बाहर तो क्या, यूनिवर्सिटी में भी चंद मिनटों की बात के अलावा कोई बात नहीं किया करती थी, और वो भी चंद दिन बाद। हानिया का 3rd सेमेस्टर शुरू हो चुका था। अहमद का थीसिस जारी था। वो थीसिस के अलावा हानिया की वजह से वहाँ रुका हुआ था। उसने वापस मुल्तान चले जाना था। हानिया के लिए अपने वालिदैन से बात करने वो आती सर्दियों की कुछ सर्द कुछ खुश्क मिली जुली सी दोपहर थी, जब महीन ने हनी को कुछ परेशान देखा। हिना और मरियम उस दिन नहीं आई थी। वो उनके निस्बत महीन से ज़्यादा करीब थी। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? क्या अहमद से झगड़ा हुआ है? महीन की आवाज़ में तशवीश का अंसर गालिब था। नहीं, अहमद से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। वो जवाब देने के बाद खामोशी से अपने हाथ में पकड़े कप को देखने लगी। फिर घर में कोई मसला हुआ है? हाँ यार, बस जो मसले चलते रहते वही हैं, मगर
वो कहते कहते रुक गई थी, शायद किसी उलझन का शिकार थी। मगर क्या? महीन की परेशानी में इजाफा हुआ था। हनी ने ठंडी सांस भरकर अपने हाथ में पकड़ा पेपर कप रोल करके साइड पर फेंक दिया था। मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं माही, और मैंने ये सब कुछ अहमद को नहीं बताया। बस यही परेशानी है कि उसे किस तरह किस मुंह से बताऊं। क्या? बहन चीखी। यानी 1 साल हो गया तुम लोगों के ताल्लुक को, और तुमने अब तक अपनी परेशानियों को अहमद से शेयर नहीं किया। क्या तुम्हें उसकी मोहब्बत पर एतबार नहीं है? ये बात नहीं है, एतबार है, मगर समझ नहीं आता कि किस तरह ये सब उसे बताऊं। बताना तुम्हें ही है हनी, चाहे आज या कल। बेहतर है कि आज ही बता दो। वही ने उसे समझाया था। वो सर हिलाकर रह गई थी। ठीक है, मैं उसे बताने की कोशिश करती हूँ। फिर उसने सब कुछ बता दिया, अपने घर के हालात, तंगदस्ती, लड़ाई झगड़े, सब कुछ। वो दोनों उन्हें सीढ़ियों पर इतने ही फासले पर बैठते थे जितना पहले रोज़ से अब तक बैठते आए थे। अब तक अहमद ने उसका हाथ तक ना पकड़ा था, और ना अब उसे रोता देखकर दिलासा देने के लिए। वो बस बेयकीनी से उसे देखता रहा था। हनी, तुमने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया, क्या अभी तक तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया, या मैं इस काबिल नहीं कि तुम अपनी परेशानी शेयर करो? अहमद, ये बात नहीं है, मैं बस अल्फाज ढूंढ रही थी। खुद सब कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, मगर जब बोझ हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उठाया नहीं गया। तुम्हें तो बताना ही था। बहुत बड़ी पागल हो तुम हनी, बहुत बड़ी। इतना अरसा तुम बोझ उठाती रही, इतना कुछ बर्दाश्त करती रही, और मुझे हवा तक न लगने दी। अहमद की आवाज़ में दुख वाज़े था। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी है। मेरा सब कुछ तुम ही हो। मेरी मोहब्बत, मेरा मान, मेरा भरोसा। तुम्हारी मोहब्बत ने तो इतना मजबूत किया है मुझे, वरना मैं तो कब की मर चुकी होती। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, कुछ अरसा चाहिए अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। मेरा साथ दोगे ना? वो नम आंखों के साथ उससे वादा ले रही थी, और वो साथ देने का वादा कर रहा था। वो दोनों शायद ये बात भूल गए थे कि वो वादा ही क्या, जो वफा हो जाए। टूट कर ज़रा देखो, तुम अगर बिखर जाओ, बेबसी में घिर जाओ, दिल से एक सदा देना, मुझको हौसला देना। मैं तुम्हें संभाल लूँगा, ज़िंदगी में चलने का, रास्ता बदलने का एक हुनर सिखा दूँगा, तुमको हौसला दूँगा। और जब संभल जाओ, मुझको यूँ सदा देना, तुम मुझे भुला देना, तुम मुझे भुला देना। वो सर्दियों की एक उदास शाम में बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी। उदासी ऐसी कि उसे अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। रात में घुलती उस शाम की तरह हनी को लगा जैसे वो भी उस शाम की तरह रात की तारीकी में कहीं गुम हो जाएगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसी बेबसी है, कैसी बेचैनी है जो उसका घेरा किए हुए है। उसने शॉल के अंदर से सेलफोन निकाल कर देखा। खामोशी खामोशी थी वहाँ। 3 दिन से उसकी अहमद से बात नहीं हुई थी। उसका थीसिस मुकम्मल हो गया था और वो मुल्तान अपने वालिदैन से मिलने गया था, हनी के लिए बात करने। उसने डायल कॉल का बटन प्रेस किया और कोई 26वीं दफ़ा अहमद के नंबर पर कॉल की थी। 25वीं कॉल की तरह उस बार भी कॉल काट दी गई थी। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर काली शॉल में जज्ब हो गया था। उसी वक्त SMS की टोन बजी थी। उसने जल्दी से खोल कर देखा था। हनी, बहुत बिजी हूँ, वापस आकर बात करूँगा, तुम बस दुआ करना। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना। बेसाख्ता उसके दिल से दुआ निकली थी। न जाने क्यों उसकी छठी हिस्स उसको खबरदार कर रही थी। अहमद को गए 5 दिन हो गए थे और छठे दिन वो उसके सामने था, मगर वो अहमद नहीं था जिसको वो जानती थी। ये तो किसी अजनबी की नज़रें थी जिनसे वो अनजान थी। ये तो वो अहमद नहीं था जिसकी हंसी उसको अपने ज़िंदा होने का एहसास दिलाया करती थी। वो बहुत शिकस्ता, बहुत कमज़ोर और बहुत हारा हुआ लग रहा था। उसका हारा हुआ अंदाज हानिया के वजूद से जान निकाल रहा था। सब कुछ ख़त्म हो गया है हनी। उसने एक बार भी हनी से नज़रें नहीं मिलाई थी, जबकि वो उसकी आंखों में बराह रास्त देखता हुआ बात करता था। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये कहो कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच मोहब्बत का रिश्ता ख़त्म हो गया है। उसके बेहिस्सो हरकत होंठों से न जाने कैसे ये जुमले अदा हुए थे, वो खुद नहीं जानती थी। मैंने अम्मा को बहुत मनाने की कोशिश की है, मगर उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में शादियां बाहर नहीं होती। उन्होंने बगैर पूछे मेरी मंगनी तय कर दी है। मैं मजबूर हूँ हनी, बहुत मजबूर। हानिया ने सर उठाकर बहते आंसुओं के साथ उस मर्द को देखा जिसकी मर्दानगी मजबूर थी, जिसको जाम तो था कि उस जैसी मोहब्बत कोई नहीं करता, मगर वो मजबूर था कि वो मोहब्बत को अपना नहीं सकता। तुमने मुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा अहमद। मैं तो कहीं की नहीं रही। तुम्हारी मोहब्बत तो मेरे लिए सहारा थी। मैं क्या करूँगी? क्या बेयकीनी सी बेयकीनी थी, क्या दर्द की शिद्दत थी। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या कहूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? घर वाले हैं तो वो नहीं समझ रहे, यहाँ तुम नहीं समझ रही। माँ ने मंगनी तय कर दी, इनकार करूँगा तो वो भी लड़की, उसकी इज्जत का सवाल है। मैं कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आता। उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया था। हानिया को लगा उसने सुनने में गलती की है।
उस लड़की की बेइज्जती, उस लड़की की इज्जत और यहाँ मोहब्बत कुछ नहीं। हानिया को समझ न आया कि रोयान से उसने मोहब्बत को समझने में गलती की थी या इंसान को। या तो घर वालों को छोड़ना पड़ेगा या तुम्हें। अहमद ने सर उठाकर उसे देखा था। हानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो जानती थी कि अहमद अपने घर वालों को कभी नहीं छोड़ सकता, अगर चाहे तब भी नहीं। वो खुद भी नहीं चाहती कि घर वालों को छोड़ दे। उसे सिर्फ अहमद की बीवी नहीं, उसके ख़ानदान की इज्जत बनना था, मगर मखमल में टाट का पाबंद नहीं लगा करता। तुम मुझसे बात क्या करोगे? न जाने कैसे बेख्तियार उसके मुंह से निकला था। शायद अपनी मोहब्बत के गिरते हुए महल को बचाने की आखिरी कोशिश थी। घर में बीवी बैठी और मैं एक गैर लड़की से बात करूं। अहमद ने जैसे उसकी इज्जत नफ्स को कुचला था। हानिया तड़प कर रह गई। उसे अपना वजूद एक जोंक की मानिंद लगा था, जिस पर अहमद अपने जुमलों का नमक छिड़क रहा था और वो तड़प रही थी। गैर, इतनी इतनी आसानी से गैर बना दिया तुमने। तकलीफ़ की शिद्दत उसे बात मुकम्मल नहीं करने दे रही थी। तुम मेरी अपनी कब थी? छिड़काव एक दफ़ा फिर हुआ, वो भी फिर तड़पी। अहमद ने पहली दफ़ा उसकी आंखों में देखा था। हनी ने पहली मर्तबा उसके दर्द को महसूस किया था। सुर्ख आंखें जिनमें दर्द, मलाल, तासुफ, पछतावा, न जाने क्या कुछ था। वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। उसकी आंखें उसके दर्द को बयान कर रही थी। चले जाओ अहमद, चले जाओ। उसने हमेशा अहमद को जीतते देखा था हर मैदान में, फिर वो कैसे ज़िंदगी के मैदान में उसे हारता देख सकती थी? उसे अपनी मौत अजीज़ थी, मगर उसे हारा हुआ नहीं देख सकती थी। वो घुटनों के ऊपर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। फिर वो वाकई चला गया था, बहुत दूर, इतना दूर कि उस तक हनी की आवाज़ नहीं पहुंची थी। वो कहता था, हनी तुम मेरी जान हो। ठीक कहता था। जाते जाते हनी की जान साथ ही ले गया। अब उसने अपने बेजान वजूद को संभालने के लिए कोशिश करनी थी, क्योंकि उससे वाबस्ता लोगों को उसकी ज़रूरत थी। हिना, मरियम, क्लास की सरगर्मियाँ, घर के लिए गर्म जोशी, वो हर चीज़ से कट गई थी। एक बेहिसी सी उसके पूरे वजूद पर तारी रहती थी। लोगों की तंज भरी नज़रें उसको नहीं चुभती थी। माँ बाप की लड़ाइयाँ भी अब तकलीफ़ नहीं देती थी। वो जैसे उन सब में थी ही नहीं। वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करती, और इसमें सबसे बड़ा हाथ महीन का था, जो उसके लिए बहुत कोशिश करती थी कि किसी तरह वो उस चीज़ से निकल आए। मगर मोहब्बत के कुएं में गिरने के बाद कोई वापस नहीं निकल पाता। MBA करने के बाद उसे काफ़ी कोशिशों से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। 1 साल बाद ही उसका ट्रांसफ़र लाहौर कर दिया गया था, जहाँ चंद महीनों बाद ही उसे एक कंज्यूमर इंडस्ट्री की कंपनी में ब्रांड मैनेजर जैसी सीट ऑफर हुई, और वहीं कंपनी उसकी सलाहियतों को देखते हुए लम्स के सारे अखराजात उठा रही थी। वो HR मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही थी। उन सालों में उसके घर वालों के हालात भी बहुत बदल गए थे। वो इंसान से एक मशीन बन गई थी, जिसे बस काम काम और काम करना था। जॉब के साथ साथ वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाती रही थी। उसे जॉब करते 4 साल हो गए थे। उसे प्रमोशन मिलने ही वाली थी कि कंपनी में उसके खिलाफ कोई साजिश हो गई थी, जिसके सबब से उसे जॉब से निकाल दिया गया। मगर फ़ौरन ही उसे मुल्तान से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में नहायत मुनासिब ये जॉब ऑफ़र हुई। उसने कबूल कर लिया। उसकी रिहाइश और हर तरह का खर्चा यूनिवर्सिटी ही उठा रही थी। मगर इतने अरसे में कोई दिन ऐसा ना था जब अहमद उसे याद ना आया हो। कोई ज़ख़म था जिसे वो दोबारा नोचा गया था, कोई दर्द था जो फिर से उठा था। राबेल उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनकर खामोशी से वहाँ से उठ आई थी। उसका लैपटॉप वैसे ही खुला था, लैपटॉप में मौजूद, नेवी ब्लू टी-शर्ट पहने, ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले, वैसे ही खड़ा हानिया को देखकर मुस्कुराता रहा, और उसके सामने घुटनों पर सर रखे वो रोती रही। दूसरे दिन हनी को TCS के ज़रिए एक सॉरी का कार्ड और सफ़ेद फूलों का बुके मौसूल हुआ। वो हैरान हुई कि यहाँ कौन जानता है कि उसे सफ़ेद लिली बहुत पसंद है। उसने कार्ड खोल कर देखा तो अंदर राबेल लिखा था। राबेल ने किस बात का सॉरी किया है? उसने सोचा था, फिर एकदम उसके जहन में चमाका हुआ। उसे समझ आ गई कि उसने किस बात की माफ़ी मांगी थी। उसके हाथ अब राबेल का नंबर डायल कर रहे थे। राबेल, ये सब तुमने क्यों भेजा है? दुआ सलाम के बाद उसने पूछा था। कल अनजाने में मुझसे एक गलती सरजद हो गई थी। मुझे आपका तस्वीरों वाला फ़ोल्डर नहीं खोलना चाहिए था। ये आपका ज़र्फ़ है कि आपने माइंड नहीं किया और मुझसे इतना कुछ शेयर किया, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कितनी ज़्यादा शर्मिंदा थी, हानिया को उसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा था। आ जाओ मेरी तरफ, शाम की चाय साथ पीते हैं। हानिया ने जैसे बात ख़त्म कर दी थी। आपने अपने साथ बहुत जुल्म किया, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं किया उसे, इतनी आसानी से जाने दिया। उसने चाय कप में अंडेलती हनी से सवाल किया था। वो दोनों उस वक्त पिछले लॉन में बैठी थी। वो मजबूर था, तकलीफ़ में था, और मैं गिले शिकवे करके उसे और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी।
राबेल ने कप पकड़ते हुए बगौर उसे देखा था। काली कमीज, सफ़ेद शलवार और काली ही शॉल बालों को ढीले से अंदाज में बांधे। आज भी उसके चेहरे पर वैसा ही सोच, वैसी ही उदासी थी जो राबेल को उसकी तरफ खींचती थी। आज राबेल को उसकी आंखें सुर्ख और काफ़ी सूजी लगी थी। शायद वो सारी रात रोती रही थी। राबेल के मलाल में इजाफा हुआ था। वो उसके मुकाबिल लॉन चेयर पर बैठ गई थी। लेकिन कोई तो शिकवा करना चाहिए था आपको। आखिर उसने मोहब्बत की थी, कुछ तो हक बनता था उस पर। गलती उसकी नहीं थी राबेल, गलती मेरी थी जो मैंने अपनी औकात याद रखे बगैर ख्वाब बुनना शुरू कर दिए थे। अपने आप को आसमान पर बैठा कर ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। राबेल उसको खामोशी से सुनती रही थी। वो आसमान का चांद था और मैं ज़मीन की खाक। चांद की रोशनी ज़मीन पर पड़कर उस खाक को मुनव्वर तो कर सकती है, मगर वो खाक उड़ती उड़ती आसमान पर नहीं पहुंच सकती। उसकी मोहब्बत ने मेरे वजूद को मुनव्वर तो किया था, मगर मैं शायद उसकी मोहब्बत की ऊंचाई पर बैठने के काबिल नहीं थी। आंखों में नमी लिए धुआं उड़ाते कॉफ़ी के मग को हाथ में पकड़े वो किसी ख्वाब की कैफियत में थी। राबेल को वो किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह लगी थी, बिल्कुल एक जगह मुंजमद। किसी दर्द को आंखों में लिए राबेल ने अपने आप को वहाँ से उड़ते हुए पाया। वो हनी के बिल्कुल मुकाबिल नीचे घास पर पंजों के बल बैठ गई। उसके हाथों से मग को अलग करते हुए उसने हनी के हाथ पकड़ लिए थे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ आपी, और आज के बाद आप खुद को कभी तन्हा मत समझना। मैं हूँ आपके साथ हमेशा। वो रोते रोते उसके हाथ चूमकर आंखों से लगा रही थी। हनी दम बखुद रह गई थी। वो अबीर की शादी के लिए कराची गई हुई थी। मायूम, मेहंदी, बारात, वलीमा, किसी फंक्शन में माहीन अपनी अम्मी की बीमारी की वजह से शिरकत नहीं कर सकी थी, इसीलिए वो उससे मिलने चली आई। वो केयू में लेक्चरार थी। अपने डिपार्टमेंट में कदम रखते ही उसे बहुत सी यादों, बहुत सी आवाज़ों और मंजरों ने जकड़ लिया था। वो उनकी गिरफ्त से खुद को निकाल नहीं पाई थी। एक ऐसी कैफियत का नाम जिसमें इंसान किसी चीज़ को देखते ही उस चीज़ से रिलेट करती, कोई प्रॉब्लम, पुरानी बातों को याद करने लगे। चलते चलते वो उन सीढ़ियों तक आई थी जहाँ वो दोनों बैठा करते थे। वो खामोशी से जाकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई। छन से कोई उससे कुछ फासले पर बाएं तरफ आकर बैठ गया था। पता है हनी, हम शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे? कहाँ? स्पेन। मुझे स्पेन बहुत पसंद है। बेहद उदास मगर बेहद खूबसूरत। मुझे बहुत अजीब तरह से अट्रैक्ट करता है। नहीं, हम स्पेन नहीं जाएंगे, हम ईस्ट अफ्रीका जाएंगे। ईस्ट अफ्रीका? वो चीखा था। ये भी कोई जाने की जगह है? लगता है तुम्हें जानवर बहुत पसंद है। हाँ, खुद भी तो एक बंदरिया लगती हो। उसने उसे छेड़ा था। क्या तुमने मुझे बंदरिया कहा? जाओ, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। हनी ने मुँह फुलाया था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अच्छा, मजाक कर रहा था। बताओ क्यों जाना है वहाँ? जवाब में उसने बैग से एक मैगजीन निकाल कर उसे दिखाया था। उसमें एक शहर में हटनुमा छोटा सा होटल था। इसलिए उसने एक तस्वीर पर उंगली रखी। इसमें क्या खास बात है? अहमद वो छोटी सी तस्वीर पर गौर से देखने लगा। दरख्त की शाखों को जोड़कर चीज़ें बनाई गई थी। उसमें फिनिशिंग बिल्कुल नहीं थी, मगर वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। देखो ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। हनी, कितनी अजीब हो तुम, सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए अट्रैक्ट होकर वहाँ जाना चाहती हो। मैं चीज़ों को सिर्फ खूबसूरती पर जज नहीं करती। जो चीज़ मुझे पहली नज़र में अट्रैक्ट करती है उसके बारे में फ़ैसला करती हूँ, चाहे वो कोई चीज़ भी हो, उसने बताया। और मैंने कौन सी नज़र में अट्रैक्ट किया था जनाब को? उसने अहमद की नज़रों में शरारत उभरते देखी थी, इसलिए फ़ौरन वहाँ से भाग गई थी। हनी ने किसी डर से बोझल हुई आंखों से उस खाली जगह को देखा था। अब वहाँ कोई नहीं था। उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी थी। ओह मोहतरमा हीर साहिबा, अगर आपको अपने हिजर में आहें भरने से फुर्सत मिल गई हो, हम पर भी एक नज़र करम फरमा लीजिए। हानिया मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी थी। वो दोनों फ़ौरन एक दूसरे के गले लग गई, इतनी देर तक जब तक दोनों ने एक दूसरे के कंधे से अपनी आंखों में आए आंसू साफ नहीं कर लिए थे। माहिर उसे लेकर अपने रूम में आई थी। एक सोफे पर बैठकर उसने पूरे रूम का जायज़ा लिया था। एक जहाज़ी साइज टेबल, उसके पीछे आरामदेह कुर्सी, साइड पर रखा लैपटॉप, एक ठंडे और गर्म पानी का डिस्पेंसर और सामने रखे 2 सोफ़े। चाय तो पियोगी? उसने हानिया से पूछा था। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? उसने शरारती अंदाज से माहीन को देखा था। तो जाओ, शाबाश। मेरे सबसे ऊपर वाली दराज में चाय का सामान रखा है, सामने से गर्म पानी मिल जाएगा। खुद भी बनाओ, मुझे भी पिलाओ। हनी ने उसे घूर कर देखा, जो बड़े मज़े से दोनों पाँव सोफे के ऊपर रखकर नीम दराज थी। मैं मेहमान हूँ या तुम मेरी? हनी ने दराज खोलकर उसमें से चीज़ें निकालते हुए कहा था। यार, इतने अरसे से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, आज पिला दो ना। मेरी जान नहीं हो तुम। उसके आशिकाना अंदाज पर हनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माही ने गौर से उसे देखा, जो चाय के मग के अंदर टी पेयर्स रखकर उनमें चीनी और
उसमें चीनी डाल रही थी। लो पकड़ो। हनी चाय का मग उसको थमाते हुए खुद उसके साथ बैठ गई। मुल्तान में कहीं नजर आया वो? थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद महीन ने अचानक उससे पूछा था। हनी कप होंठों तक ले जाते रुक गई थी। अगर मिल भी गया तो क्या मैं नहीं जानती कि कभी उससे सामना हो? ना महसूस तरीके से उसने कप मुंह से लगाया था। जवाब महीन के तवक्को के ऐन मुताबिक था। आंटी तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हैं। हनी इसका मतलब समझ गई थी मगर खामोश रही थी। हर बात में तुम्हारा जवाब खामोशी होता है। आखिर तुम क्यों नहीं किसी रिश्ते के लिए हाँ कर देती? भूल जाओ सब कुछ प्लीज़। अब की बार उसकी आवाज़ में और अंदाज दोनों में झुंझलाहट वाज़ेह थी। क्या भूलना इतना ही आसान है? बहुत मदम से उसने हनी के लबों से ये अल्फाज अदा होते सुने थे। एक पल के लिए वो चुप हो गई थी। दिल और रूह किसी और को देकर अब जिस्म किसी और को सौंप दूँ? कैसे हो गई ये मुनाफ़कत मुझसे? वो महीन को सर नज़रों से देखते हुए सोच रही थी, जबकि महीन को ये फिक्र थी कि आंटी से किया हुआ वादा पूरा कैसे करे जो परसों से फ़ोन पर कह रही थी। मैं चाहती हूँ कि महीन की मंगनी करके ही भेजूँ। अब इतना अरसा उसने खुद को हमारी वजह से ख्वार किया है, मगर मैं अब और नहीं चाहती। मोइन माशाल्लाह इस काबिल हो गया है कि जिम्मेदारियाँ उठाए। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मोइन का MBA मुकम्मल हो मैं हानिया की शादी कर दूँ, मगर ये मानकर ही नहीं दे रही। तुम समझाओ उसे, तुम्हारी बात तो मानती है ना? आंटी फ़ोन पर रो पड़ी। महीन समझ रही थी वो हनी को मना लेगी, मगर अब उसे अपनी सारी मेहनत ज़ाया होती नज़र आ रही थी। वो आज भी वहीं खड़ी थी, 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली थी। हनी देखो, तुमने अपने घर वालों के लिए इतना कुछ किया है, अब एक एहसान और कर दो, शादी के लिए हाँ कर दो। महीन की बात पर जैसे उसको झटका लगा था। एहसान कैसा? ये सब मेरा फ़र्ज़ था, जिम्मेदारी थी वो मेरी। तो अब अपने माँ बाप की ख्वाहिश का एहतराम करो, ये भी तुम्हारा फ़र्ज़ है, भूल जाओ उसको। कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं मरता। बेसाख्ता जवाब महीन को मिला था। अहमद को बोलना ऐसे ही है जैसे मरना, जीते जी और मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं निकल सकता। हाँ मर जाऊँ तो और बात है। तो फिर मर जाओ। महीन जैसे चीख पड़ी थी। हनी शशदर रह गई थी। वो हैरानी से उसे देखने लगी, फिर उसकी जगह ताज्जुब और गहरे दुख ने ले ली। महीन ने उसकी आंखों में जागते दुख और ताज्जुब से बेख्तियार नज़रें चुराई थी। वो एकदम अपनी जगह से उठी और तेज़ी से बाहर निकल गई थी। महीन उसके पीछे उसे रोकने आई, मगर वो बुरी तरह उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गई। महीन उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर उस वक्त उसका बुलावा इंचार्ज की तरफ से आ गया था। वो वहाँ चल दी थी। वो जिस खामोशी के साथ गई थी उससे ज़्यादा खामोशी के साथ मुल्तान वापस आ गई, और किसी ने उसकी खामोशी को नोट नहीं किया था, मगर राबेल उसके पीछे पड़ गई थी। हनी आपी वहाँ क्या मसला हुआ है? मुझसे मिलने हॉस्टल आई थी। नहीं, क्या मसला हो सकता है? तुम खुद सोचो। वो बज़ाहिर तो मुस्कुराई थी, मगर उसकी मुस्कुराहट राबेल को मसनूही लगी थी। नहीं मसला है, प्लीज़ बताइए। वो जैसे गिड़गिड़ाई थी। हानिया ने लैपटॉप छोड़कर उसकी तरफ देखा था। जब सफ़र लंबा हो जाए और कदम थकने लगे और मंजिल का नामो निशान आपके सामने ना हो तो इंसान ऐसा ही हो जाता है, उसने खोए खोए अंदाज में कहा था। राबेल कुछ कहने ही वाली थी कि वो बोल पड़ी। अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं। आपकी शादी? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। राबेल बेड से उठकर उसके पास टेबल पर चढ़कर बैठ गई थी। मगर क्यों कर लूँ? क्या मेरी सज़ा ख़त्म हो गई? आपकी सज़ा खुद साख्ता है हनी आपी, आपने खुद को अजियत में डाला हुआ है। अहमद की वजह से शादी ना करना बेहद गलत बात है। मैं अभी घर वालों को नहीं छोड़ना चाहती जब तक मोइन कोई बहुत अच्छी जॉब ना करने लगे। और जहाँ तक अहमद की बात है तो मुझ में मुनाफ़कत नहीं है। अगर अपने साथ गलत कर रही हूँ तो क्या दूसरे को भी उसमें शामिल कर लूँ? जब मैं किसी दूसरे को मोहब्बत नहीं दे सकती तो धोखा भी क्यों दूँ? हानिया ने दो टोक अंदाज में कहा। अब तुम कॉफ़ी बनाकर पिलाओ, साथ में वो कुकीज़ भी रख देना जो मैं कल लाई थी। उसने राबेल का हाथ थपथपा कर कहा और साथ ही कंप्यूटर की जानिब मुतवज्जे हो गई थी। राबेल जज्बज़ होकर उसे देखने लगी। इसके बजाय अगर आप ये कहें कि बकवास बंद करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि आपका अंदाज़ तो वैसा ही है। वो तपे हुए अंदाज में टेबल से उतरते हुए बोली। जवाब में हानिया हंसते हुए स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गई। हानिया जैसे थम सी गई थी। उसकी निगाहों में बेतहाशा इज़्तिराब पोशीदा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे 5 साल पीछे धकेला हो। वो अहमद को देखकर मिली जुली कैफियत का शिकार हो रही थी। जब उसकी नज़रें उसकी उंगली थामे 4 साल की बच्ची पर पड़ी, उसे एकदम होश आ गया। उसके चौंकने को महसूस करके वो भी जैसे होश में आ गया था। उसके होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। आंखों में शनासाई की चमक उभरी थी, जबकि हानिया की आंखों में रत जगहों का अजाब वाज़ेह था। नारसाई की जिस आग में वो पिछले 5 साल से जल रही थी, वो आग जैसे भड़क उठी थी। वो चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया था, इतना कि उनके बीच सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था। कैसी हो हनी?
उसका लहजा आज भी वैसा धीमा कुछ कहता हुआ था। या हानिया को लगा था। हनी ने बगौर उसे देखा था। काले लाइट कर्ली हेयर्स, हाफ वाइट शर्ट, डार्क ब्राउन ड्रेस पैंट और आंखों में वैसी ही चमक। किसी ने चुपके से उसके कानों में कुछ कहा था। हानिया, तुम्हें पता है ये जो सराय की सरजमीन के लोग होते हैं उनकी आंखों में काली डोरियां होती हैं, जैसे किसी ने काजल की लकीरें आंखों में भरी हो। अहमद की आंखें भी वैसी ही हैं, वहीद ने उसे कहा था। तब वो कितना हंसी थी। फिर न जाने कितनी बार उन काली डोरियों ने सारी सारी रात रुलाया था और आज भी उसकी आंखें भीग गई थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तुम यहाँ मुल्तान में कैसे? मैं यहीं जॉब करती हूँ, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, उसने मुख्तसरन बताया था। पापा, आइसक्रीम खानी है, चलें? वो दोनों बच्चे की जानिब मुतवज्जे हुए थे। ये मेरी बेटी है, उसने कहा और झुककर उस बच्ची को गोद में उठा लिया। हनी ने आगे बढ़कर उसका हाथ चूमा था। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। वो किसी रोबोट की मानी तो उसके पीछे चलने लगी थी। वो इनकार करना चाहती थी मगर कर ना सकी। वो उसे लेकर शॉपिंग मॉल की फूड कोर्ट की तरफ आया था। हनी और अपने लिए चॉकलेट फ्लेवर और अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेकर वो टेबल पर आ बैठा था। हनी ने बेहद हैरान होकर ट्रे में मौजूद कप्स को देखा जो उसने अपने और उसके दरमियान रखे थे। क्या इसको अभी तक याद है कि मैं चॉकलेट फ्लेवर बहुत शौक से खाती हूँ? उसने कप को देखते हुए सोचा था। पापा, मैं झूलों में जाऊँ? उसने आइसक्रीम का स्पून मुंह में रखते हुए कहा था, जिसकी वजह से आधी आइसक्रीम मुंह और आधी उसकी फ्रॉक पर गिरी थी। ओह नो, उसने मुंह बनाया था। हानिया ने जल्दी से ट्रे में पड़े टिश्यू उठाकर आइसक्रीम साफ़ की थी। अहमद बहुत गौर से उसके उस सारे अमल को देख रहा था। अलीज़े बेटा, यहाँ आराम से बैठकर खाओ और फिर चली जाना। और सुनाओ, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? उसने हनी से पूछा था। गुजर क्या रही है, बस एक जगह ठहर ही गई है ये ज़िंदगी, उसके दिल ने चुपके से सरगोशी की। बस कुछ ख़ास नहीं, जॉब में गुजर रही है, धीमे और ठहरे हुए लहजे में कहा था। तुम सुनाओ, तुम्हारी बीवी कैसी है? बाबा मामा कैसे हैं? और इसके अलावा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बाबा मामा ठीक है, वहीं गांव में एक ही बेटी है मेरी, अलीज़े। तुमने शादी कर ली? बीवी का जिक्र उसने गोल कर दिया था। नहीं। क्यों? बस सोचा नहीं इस बारे में, तुमने बताया नहीं तुम्हारी बीवी कैसी है। उसकी बात पर अहमद का चेहरा तारीख हो गया था। सुंबल को मरे 3 साल हो चुके हैं, उसने आइसक्रीम का मग पीछे करते हुए कहा था। वो शशते रह गई थी। सुंबल को मरे 3 साल हो चुके हैं। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर कुछ पेचीदगियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चा और माँ दोनों न बच सके थे। अहमद की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और आंसू तवातुर उसकी आंखों से निकलकर उसके तकिए में जज्ब हो रहे थे। या अल्लाह, मैंने ये तो नहीं चाहा था कि उसका घर उजड़ जाए। तुम्हारा भी तो दिल उजड़ा था, कोई उसके अंदर से बोला। वो एक झटके से उठ बैठी थी। कोई शोर था जो अचानक उसके अंदर बरपा हो गया था। वो गैलरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दिसंबर की आखिरी दिनों की सर्द तरीन रात थी और वो किसी शॉल, स्वेटर, हत्ता के दुपट्टे से भी बेनियाज थी। नंगे पैरों से ठंडे फर्श की ठंडक उसके पैरों में घुस रही थी, मगर वो हर चीज़ से बेनियाज थी। जब पूरे वजूद में ही आग लगी हो और आग अंदर बाहर हर जगह हो तो बाहर की सर्दी क्या बिगाड़ सकती थी? उसके दिल को करार नहीं आ रहा था। न जाने कितने अरसे बाद फिर ऐसी रात उसकी ज़िंदगी में आई थी। उसने धीमे से लहजे में माजरत की। मुझसे बोला, सुनो, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि तुम्हें अब दिलासों में रखूं। अब ताल्लुक़ तोड़ने में ही बेहतरी है। मुझे भूल जाओ, हो सके तो माफ़ कर देना, बुरे अल्फाज में याद रखना नहीं। दिल ये सुनकर बहुत रो दिया था, इस कदर कि अब तक संभल ना सका। तुम बड़े सफाक ठहरे। सुनो, मैं तुम्हें माफ़ कैसे करूँगी, ये अलग दास्तान है, मगर रात के आखिरी पहर में रोज़ पलकें भिगोती हूँ, सर सजदे में रख कर उसे एक ही पद दुआ देती हूँ। खुदाया उसे इतनी खुशियाँ देना कि उसका दामन तंग पड़ जाए। उसने भी तो उसकी खुशियों की दुआ की थी, फिर ये दुख उसकी ज़िंदगी में कैसे आ गया? हनी, मुझे लगा तुम्हारी आह लग गई हो मुझे, मगर तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा था। उसके लहजे में खुली उदासी वो अब तक महसूस कर रही थी। या अल्लाह, उसके लब फड़फड़ाए थे। फिर यकदम जैसे उसे सुकून मिल गया। चंद लम्हों के बाद उसने खुद को जायनमाज के ऊपर पाया। वज़ू का पानी उसके चेहरे से टपक टपक कर जायनमाज में जज्ब हो रहा था। नफल पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए थे। उसे दुआ में क्या मांगना था वो नहीं जानती थी। वो उस वक्त जायनमाज पर क्यों थी वो ये भी नहीं जानती थी, मगर वो ये जानती थी कि यही वो रास्ता था जिस पर चलकर वो सुकून की दौलत हासिल कर सकती थी।
दुआ मांगते वक्त एक लफ्ज़ उसकी ज़बान से अदा नहीं हुआ था, मगर कभी कभी एक आंसू भी तो हरफ़ दुआ बन जाता है। मांगने वाला ये नहीं जानता कि वो क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, मगर जिससे मांग रहा होता है वो ज़रूर बाखबर होता है। तहज्जुद अदा करके वो सूरह यासीन पढ़ने लगी। उसकी शान ये है कि जो वो किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो उसे फरमाता है कि हो जा, और वो फ़ौरन हो जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुबह यूनिवर्सिटी में उसका चेहरा मुतर्रम देखकर सब ने ही पूछा कि क्या हुआ है। वो सबसे कहती रही कि तबीयत ख़राब है, और आखिर में तंग आकर राबेल पर बिगड़ गई। तबीयत ख़राब है? क्या अब तबीयत भी ख़राब नहीं हो सकती? राबेल बेहद हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी, जो कुछ गैर मामूली होने का चुगली खा रहा था। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी हनी आपी, आप हॉस्टल वापस चली जाइए। चली जाऊंगी क्लास लेकर, धीमे लहजे में कहते हुए उसने आरामदेह कुर्सी से टेक लगा ली थी। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। राबेल बाहर निकल गई। उसके निकलते ही हनी के सेल पर SMS की टोन बजी थी। हनी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत अहम बात करनी है। चंद अल्फाजों पर मुश्तमिल उसका SMS को पढ़कर हनी की परेशानी कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने कोई रिप्लाई देने के बजाय सेल फोन साइड पर रख दिया था और स्टूडेंट की जमा कराई गई रिपोर्ट देखने लगी थी। अचानक रूम में उसके मोबाइल की आवाज़ गूंजी। उसने उठाकर देखा तो अहमद का ही फ़ोन था। उसने होंठ भींच लिए। वो उस लम्हे को कोस रही थी जब उसने अहमद को ये बताया था कि वो आज भी 5 साल पुराना नंबर इस्तेमाल करती है। अचानक उसने कॉल काट कर मोबाइल ऑफ करके दराज में रख दिया, मगर अब वो काम की तरफ भी तवज्जो नहीं दे पा रही थी। अब क्यों आए हो अहमद? अभी तो मैंने गिरकर दोबारा उठना सीखा था। अभी तो अपनी मोहब्बत की लाश को दफनाया था। फिर से तुम क्यों आ गए कब्र को खोदने के लिए? वो डबडबाती आंखों से रिपोर्ट को देखते सोच रही थी। उसके कुछ समझ में ना आया तो हॉस्टल में आ गई थी। 2 दिन हॉस्टल में पड़ी रही, सेल फोन ऑफ करके। आप 2 दिन से कहाँ थी? जानती है मैं कितना परेशान थी। मैं हॉस्टल भी गई, पता चला कि आप किसी दोस्त के यहाँ गई हुई हैं। सेल भी ऑफ था आपका। कहाँ थी आप? राबेल ने 2 दिन बाद उसे देखते ही छूटते के साथ कहा था। उसकी आवाज़ से परेशानी साफ जाहिर थी। हानिया को अफसोस होने लगा कि वह न जाने कैसे उस पुरखुलूस लड़की का दिल तोड़ती रही थी। मैं हॉस्टल में ही थी, बस किसी से मिलने का दिल नहीं चाह रहा था। कुछ तबीयत सेट नहीं थी, इसलिए चौकीदार को मना कर दिया था। राबेल की तरफ देखे बगैर ही अपने बैग से चीज़ें निकालते हुए उसने कहा था, मैं जानती हूँ आपका ये अंदाज़ किस वजह से। आप क्यों कतरा रही हैं? मैं जानती हूँ। राबेल की सर्द आवाज़ ने उसे सर उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया था। वो टेबल की दूसरी तरफ सीने पर हाथ बांधते जांचती नज़रों के साथ उसका जायज़ा ले रही थी। क्या जानती हो तुम? वो आया था यहाँ। हनी फ़ौरन बोल न सकी कि कौन आया था यहाँ, मगर राबेल ने उसकी नज़रों में मौजूद सवाल को पढ़ लिया था। एक ठंडी आ भरते हुए वो कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गई थी। परसों आपसे मिलने यहाँ कोई अहमद नाम का लड़का आया था। वो यूनिवर्सिटी के ऑफ टाइम में आया था। ये इत्तेफाक किया कि मैं देर से घर जा रही थी। गेट कीपर से आपके बारे में बात करते वो मुझे नज़र आया था। उसने सिर्फ इतना बताया कि आपकी तबीयत ख़राब है, इसलिए आप यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। तो वो यहाँ भी पहुँच गया। हनी बुड़बुड़ाई थी। आपकी अहमद से मुलाकात कैसे हुई और अब वो आपको तंग क्यों कर रहा है? उसने मुख्तसरन अपनी और अहमद की उस दिन वाली मुलाकात का बताया। मैं उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी और फिर सेल भी ऑफ हो गया था, इसलिए शायद परेशान होकर आया है। उसने बैग से फ़ोन निकाल कर ऑन किया था। चंद मिनट बाद एक के बाद एक उसे SMS का ढेर मौसूल हुआ था, जिसमें से आधे से ज़्यादा अहमद के ही थे। ये चाह क्या रहा है? आज पूछूंगी उससे। चलो अभी क्लास लेनी है मुझे। वो वहाँ से उठते हुए बोली थी, मगर उसका जहन मुसलसल अहमद की तरफ था। वो अहमद का नंबर कब से ट्राई कर रही थी, मगर वो मुसलसल ऑफ जा रहा था। उसके दिल को कुछ होने लगा। न जाने अहमद का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है। सब खैरियत हो अल्लाह। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी थी। अहमद के लिए उसकी फ़िक्र, मोहब्बत सब कुछ वैसा ही था। ये अभी उसे वहाँ बैठे बैठे अंदाज़ा हुआ था। वो कुछ भी कर लेती, मगर अहमद को अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी। उसको अचानक याद आया कि उसके पास अहमद के घर का एड्रेस और लैंडलाइन नंबर भी है। उसने अपना बैग खोलकर उसके अंदर की जेब से 5 साल से बंद पड़ा वो कागज़ निकाला था। उसके बैग तब्दील होते रहते थे, मगर हमेशा ये कागज़ एक से दूसरे बैग में मुंतकिल होता रहता, मगर आज तक कभी बैग से बाहर निकाल कर फेंकने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। एक बार अहमद ने उसे अपना घर का एड्रेस और नंबर लिखवाया था। जाने यही एड्रेस और फ़ोन नंबर है या तब्दील हो गया है, सोचते हुए उसने नंबर डायल किया था। हेलो। बैल के बाद वहाँ से कोई बोला था। जी ये अहमद साहब का घर है? उसने पूछा था। जी ये उन्हीं का घर है, मगर वो इस वक्त घर पर नहीं है। वो लड़की शायद मुलाजमा थी। असल में मैं काफ़ी देर से उनका मोबाइल ट्राई कर रही हूँ, वो मिल नहीं रहा। आप बता सकती हैं कि वो कब तक आएंगी? वो जी अलीज़ा बीबी आज झूले से गिर गई थी। उनके जी माथे पर काफ़ी गहरी चोट आई है। उन्हीं को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं और मोबाइल शायद घर पर है। ओह मेरे खुदा, उसे बेइख्तियार तशवीश हुई। आप कौन हैं जी?
उसके पूछने पर वो सोच में पड़ गई थी कि आया अपने बारे में बताए या ना बताए। फिर उसने ना बताने का फ़ैसला किया था। मैं उनके ऑफिस से बात कर रही हूँ, जब आ जाएंगे तो दोबारा फ़ोन कर लूँगी। उसने बात करके फ़ोन रख दिया, मगर अपने आप को परेशानी से निकाल ना पाई थी। न जाने कैसी होगी अली से, कितना खून निकला होगा उसका। उसे ब्राउन सिल्की बालों वाली बेहद खूबसूरत 4 साला बच्ची याद आई, जो उस इंसान के वजूद का टुकड़ा थी, जिसे वो अपने वजूद का एक हिस्सा समझती थी। उसने अहमद के घर जाने का फ़ैसला किया, मगर टाइम देखकर रुक गई। रात के 9 बज रहे थे। वार्डन से परमिशन लेना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मिसेज़ अली से उसकी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, मगर उस वक्त जाना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। उसने कल जाने का फ़ैसला किया था। उस वक्त उसके ज़हन से सब कुछ निकल गया था, सिर्फ याद थी तो अहमद की परेशानी। आइए, अंदर आइए। मुलाजमा उसे लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। उस वक्त वो अहमद के घर में मौजूद थी। आप बैठिए, मैं साहब को बुलाती हूँ। वो उसे बिठाकर अहमद को बुलाने चली गई थी। चंद सेकंड बाद अपने कुर्ते के आस्तीन फोल्ड करते अहमद अंदर दाखिल हुआ था। तुम? उसे देखकर वो हैरान रह गया था। मैं अलीज़े से मिलने आई थी। उसकी बेताबी देखकर वो मज़ीद हैरान हुआ। उसकी ये हैरानी हानिया को शर्मिंदा कर गई थी। उसे यह अंदाज़ा नहीं हुआ कि अहमद को नहायत खुशगवार हैरत हुई है। वो दरअसल कल तुम्हारा सेल ऑफ जा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर फ़ोन किया तो मुझे अलीज़े के बारे में पता चला। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुशी हुई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आओ तुम्हें अलीज़े के कमरे में ले चलूँ। वो उसे लिए अलीज़े के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में कदम रखते ही उसे सिंगल बेड पर लेटी अलीज़े नज़र आई, जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी और नकाहत और कमज़ोरी चेहरे से ही जाहिर थी। वो सीधा उसके पास जाकर बैठ गई। अलीज़े उठो, देखो आनिया आंटी आई हैं। इसे लेटा रहने दो, उसको खाना खिलाना है, फिर दवा भी देनी है। अपनी आया के हाथ से तो कुछ नहीं खा रही। चोट के साथ बुखार ने काफ़ी चिड़चिड़ा कर दिया इसे। इसका खाना लेकर आओ, मैं खिलाती हूँ। वह ऐसा क्यों कर रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी। बस पता नहीं कौन सी मोहब्बत उसको अलीज़े की तरफ खींच रही थी। अहमद ने मुस्कुराते हुए हानिया को देखा, जो बड़े प्यार से अलीज़े को उठा रही थी। वो बाहर निकल गया। शाबाश, ऐसे बैठ जाओ। अलीज़े ने अपना रूम कितना प्यारा सेट किया है। वो उसे बातें करते उसके रूम की तारीफ़ कर रही थी। लगता है अलीज़े को बारबीज बहुत पसंद है। उसने कमरे में एक कोने में पड़ी शेल्फ को देखा, देखते हुए कहा था, जिसमें पूरा डॉल हाउस सेट था। शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अलीज़े ने सर हिलाया था। उसी वक्त अहमद नूडल्स का प्याला हाथ में लिया आया, क्योंकि हानिया को नूडल्स खिलाने में बेहद मुश्किल पेश आ रही थी, मगर उसने बहुत प्यार से उसको नूडल्स खिलाए। अहमद काफ़ी अरसा बाद अपनी बेटी को इस कदर खुश देख रहा था। उसने तकरीबन 4 घंटे वहाँ गुजारे और आते हुए अलीज़े ने वादा लिया कि वो दोबारा आएगी। अहमद को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी जल्दी अलीज़े से मानूस हो जाएगी। दवाई खिलाकर वो हॉस्टल वापस आ गई। रात को अहमद ने उसे फ़ोन पर बताया कि अलीज़े की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। उसने अहमद को तसल्ली दी कि वो कल आराम से ऑफिस जाए। वो अलीज़े के पास चली जाएगी। उन पूरे 5 साल में पहली मरतबा उस रात वो बहुत पुरसुकून सोई थी। न जाने क्यों। वो बेयकीनी के आलम में अपने से चंद इंच के फासले पर पड़े रिंग बॉक्स को देख रही थी। वो उसे देखकर उस तरह बदकी जैसे कोई सांप निकल कर उसे डस लेगा। उसने एक नज़र अपने सामने बैठे अहमद को देखा। अब भी बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो उस वक्त एक होटल में अहमद के साथ बैठी थी। अहमद ने बहुत मुश्किलों से उससे साथ चलने को राज़ी किया था, मगर हनी के वहम गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी कि वो इस तरह से हनी को प्रपोज़ कर देगा। ये क्या है? उसके लहजे में बर्फ़ की ठंडक थी या कांच की चुभन? अहमद को अंदाज़ा नहीं हुआ था। एंगेजमेंट रिंग? वो एक लम्हे को गड़बड़ा गया था। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये तुम्हें अब ख्याल आया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझे छोड़ते हुए ये याद नहीं आया था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। 5 साल से दिल में मचलता शिकवा आज लबों से अदा हो गया था। मैं मजबूर था हनी, उस वक्त तुम्हें सब कुछ बताया था। और अब अम्मी को गाँव फ़ोन करके पूछा था, राज़ी हैं वो, और आपा भी। अहमद ने टेबल पर धरे उसके हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, मगर 1 सेकंड से भी कम अरसे में उसने हाथ पीछे किया था। वो बेसो हरकत उसको देख रही थी। क्या ये इंसान वाकई मुझसे मोहब्बत करता है या सिर्फ अपनी मजबूरियाँ याद रहती हैं उसको? उसे लगा जैसे पहली मर्तबा वो उसे देख रही हो। हल्के कर्ली बालों वाला वो लड़का कभी उसकी ज़िंदगी हुआ करता था। दिल ने कभी पर एतराज़ किया और अब भी उसकी ज़िंदगी था। भला कभी ज़िंदगी भी बदली है? हानिया का दिल चाहा कि वो इतने ज़ोर से चीखे कि पूरी कायनात में सिर्फ उसकी चीख की गूंज हो। होटल का ख्वाबनाक मंजर, दूर बजता धीमे सुरों पर पियानो पर रोमांटिक म्यूज़िक, इर्द गिर्द लोगों की हल्की हल्की आवाज़ें, कुछ भी न रहे, बस उसकी चीखों की आवाज़ें हों। जैसी तारीखी मेरे अंदर है वैसी तारीखी बाहर क्यों नहीं? भीगती आंखों के साथ उसने वहाँ बैठे बैठे सोचा था, तुम दुनिया के खुदगर्ज़ तरीन इंसान हो। पहले मजबूरी की बिना पर छोड़ दिया और अब मजबूरी ही की वजह से अपनाना चाह रहे हो। काश तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह ना होती। वो जैसे फट पड़ी थी। मैं चुपचाप उसका शिकवा सुनता रहा था। 5 साल
पुराना छाला था, फटने पर तकलीफ तो होनी ही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू सारे ज़ब्त और बंद तोड़कर निकलते ही आ रहे थे। हनी मेरी बात सुनो, मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। मोहब्बत कोई मौसम नहीं जो बदल जाए, उसने रसान से समझाया था। इस वक्त मैं ऐसी हालत में था, या तो वालिदैन को छोड़ना पड़ता या फिर तुम्हें, और तुमने मुझे छोड़ दिया। वो मुस्कुराई थी, दर्द में डूबी मुस्कुराहट। अगर तुम्हें ना छोड़ता तो शायद सारी ज़िंदगी के लिए तुम पर एक धब्बा लग जाता। तुम्हारी वजह से वालिदैन को छोड़ दिया, तुम्हारी इज़्ज़त कहीं नहीं होती। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत ही तो नहीं की, इज़्ज़त भी तो की है। कैसे बर्दाश्त करता कि मैं तुम इस माशरे में मातूब ठहरती। बहुत गुमसुम अंदाज में उसको देख रही थी। उसने कभी इस तरह तो सोचा ही नहीं, हमेशा मोहब्बत को ही कसूरवार ठहराया। ये तो सोचा ही नहीं कि वो भी उस माशरे का हिस्सा है। तुमने हमेशा मुझे कसूरवार ठहराया, यही समझा कर मैंने तुम्हें धोखा दिया। मगर अल्लाह जानता है कि तन्हा रातों में तुम ही हमेशा मेरे साथ होती थी। सिर्फ तन्हा रातों में? हनी को कुछ चुभा था। सुंबल बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत ही अच्छी बीवी भी। मैंने कोशिश की कि तुम्हें भुला दूँ, उससे मोहब्बत कर सकूँ, मगर मैं कामयाब ना हो सका। तुम्हारी आहों पर घर तामीर किया था, टूटना तो था उसे। वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वो वहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, मगर अपनी जगह से हिल ना सकी। अहमद की आवाज़ बहुत धीमी थी, इतनी कि वो बामुश्किल सुन रही थी। सुंबल को तुम्हारे बारे में बताया था मैंने। वो मुझे कहती थी कि उससे मिलवाइए अहमद, जिस लड़की ने आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफ़रत करो और खुश रहो। मगर इतने अरसे बाद तुम्हें देखा और तुमसे मिलकर पता चला कि तुम शादीशुदा नहीं हो, तो ऐसा लगा जैसे 5 साल पहले मांगी दुआओं को कबूलियत का दर्जा मिल गया हो। दुआ? वो चौंक उठी थी। ये दुआ की बात कर रहा है? उफ मेरे अल्लाह, क्या इसे अल्लाह ने भेजा मेरी इल्तिजाओं की सूरत में? क्या ये मेरे लिए ही बना था? अहमद ने कुछ कहना चाहा, मगर वो कुर्सी खींचते हुए उठ खड़ी हुई। वो बाहर निकल आई। वो ज़हनी अबतरी का शिकार थी, मगर सामने मौजूद एक मंजर ने उसके कदम रोक दिए थे। वो तकरीबन 2-2.5 महीने की बच्ची या बच्चा था, जिसे अच्छी तरह कंबल में लिपटाया हुआ था और उसकी माँ उसे उसके बाप की गोद में दे रही थी। बाप नहायत मोहब्बत से कभी बच्चे और कभी बीवी को देख रहा था। उनसे चंद कदम के फासले पर 4 साल का बच्चा भागता हुआ आ रहा था, जिसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज़ दे रही थी। उसे एकदम किसी तकलीफ़ का एहसास हुआ, शायद किसी महरूमी का। वो भागती हुई अपनी गाड़ी तक आई और स्टीयरिंग से सर टिकाकर फूट फूट कर रोती। आप कल आएंगी? आकर तुम्हें ना छोड़ता तो शायद सारी ज़िंदगी के लिए तुम पर एक धब्बा लग जाता कि तुम्हारी वजह से अपने वालिदैन को छोड़ दिया। तुम्हारी इज़्ज़त कहीं नहीं होती। तुमने से सिर्फ मोहब्बत ही तो नहीं की, इज़्ज़त भी तो की है। कैसे बर्दाश्त करता मैं कि तुम इस माशरे में मातूब ठहरती। कॉफ़ी का मग हाथ में लिए बिल्कनी के साथ टेक लगाए उसके कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें गूंज रही थी। उसे वापस आए 6 घंटे हो चुके थे। अहमद की तरफ से मुसलसल आने वाली कॉल्स अब बंद हो चुकी थी। वो इस बात पर हैरान थी कि उसने फ़ौरन इनकार क्यों नहीं किया। हनी मेरी बच्ची, शादी कर ले और मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। अम्मी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती थी। तुमने हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराया, यही समझा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मगर मेरा अल्लाह जानता है कि रातों में तुम ही मेरे साथ होती थी। तुम्हारी आहों पे घर की तामीर की थी, टूटना तो था ही। कोई मुसलसल उसके कानों में शिकवा कर रहा था। पिछले 5 सालों की फिल्म उसके जहन में चलने लगी थी और उसकी आंखें उन्हीं मंजर में खो गई थी। फिर अचानक उसने मंजर बदलते देखा था। 2 मियाँ बीवी, बीवी के हाथ में बच्ची, आगे चलता खूबसूरत बच्चा। उसके दिल में किसी एहसास महरूमी ने जगह बनाई। उसे अपने गाल भीगते हुए महसूस हुए थे। वो रोते रोते तंग आ गई थी, अब बस कर देना चाहती थी। अगर 5 साल पहले तुम मुझे मिल गए होते तो शायद आज ये मंजर मेरा भी होता। वो रोते रोते बुड़बुड़ाई थी। कॉफ़ी का मग ठंडा बर्फ़ हो चुका था, मगर उसका पूरा वजूद हिल रहा था। तुम अब भी उस मंजर का हिस्सा बन सकती हो, उसके दिल से सदा आई। वो चौंक उठी। आप कल आएंगी ना? एक मासूम इल्तिजा एक बार फिर उभरी, शायद दिल के किसी कोने से। इतने अरसे बाद तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुआओं को कबूलियत का दर्जा हासिल हो गया है। उसके बहते हुए आंसू एकदम रुक गए थे। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे सितारों की चमक मज़ीद बढ़ गई हो। तुम अगर अपनी दुआ की कबूलियत कह सकते हो तो मैं क्यों नहीं? एक खुद कलामी उसके मुंह से अदा हुई। आसमान को तकते तकते कब उसके पूरे वजूद में सकून उतरना शुरू हुआ, उसे पता न चला। उसे लगा कि वो अहमद की नहीं, उसकी अपनी 5 साल पहले मांगी दुआओं का समर है। और बाद में अल्लाह से बढ़कर सच्चा और कौन है?
मांगी गई दुआ पूरी हो गई थी। हानिया के होंठ बेख्तियार मुस्कुरा उठे थे। फैसला हो गया था। अंदर कमरे में दाखिल होकर उसके हाथ अपने मोबाइल की जानिब बढ़े थे, क्योंकि उसे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स करनी थी। अम्मी से बात करके वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। पूरे दिल से हंसी थी, क्योंकि अम्मी का जवाब हस्बे मंशा था। उसकी उंगलियां अब अहमद का नंबर डायल कर रही थी। और बाद में अल्लाह से बढ़कर सच्चा और कौन है। तो ये था खूबसूरत सा नावल। आई नो शॉर्ट है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा नावल था, मज़े का नावल था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया। जिस तरह का भी लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं जैसा कि आपको बोल चुकी हूँ कि लॉन्ग नावल मैं दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।